So hello guys, this is यशन अग्रवाल और आज तो बहुत कम लोग लग रहे हैं भाई। सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? So आज 5 मेंबर ही हैं, बाकी कहाँ गए भाई सब? एक दो मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्लास।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जिस जिसको आवाज नहीं आ रही दोबारा बताओ एक बार। अभी अभी तक तो मैं बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, मैंने बोल नहीं रहा था इसलिए साउंड नहीं आ रही होगी। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। सो आज थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं हम पहले वाला, कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, और अभी जो नेक्स्ट स्टेप जाएगा वो ज़्यादा लंबा नहीं है, वो बहुत शॉर्ट है और सिंपल एंड स्ट्रेट है। मतलब पर्टिकुलर आपका सिग्नल इनपुट हुआ या आपका स्टेट डिसेबल हुआ, जो भी S4 S5 S3, और उसके बाद में जो भी आपका अ, उसके बाद जो भी आपका इनपुट डिसेबल होगा जो स्टेट से, उस स्टेट से रिस्पेक्ट में आपका आईओ से वो सिग्नल आउटपुट निकलेगा। तो जैसे ही वो सिग्नल आपका आउटपुट निकलता है तो पर्टिकुलर सेक्शंस को स्ट्राइक करता है और उनको अनेबल करता है, वो भी देखेंगे। मतलब अभी हम पावर फ्लो में ही हैं, तो पावर फ्लो में आईसी का स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार अ, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइव करते हैं हम जरा सा। थोड़ा सा एक डायग्राम मैंने बनाया था, ये नज़र आ रहा है सबको? मैसेज से बता सकते हैं मेरे को। आ रहा है सर, नजर आ रहा है। ठीक है। सो एक कोई भी एक बंदा अपना माइक ऑन करके रख सकता है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो एक ये हमारा जो था स्टार्टिंग में, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन और 5 सेक्शन का जो यूट्यूब पे वीडियो है वो सबने देखा हुआ है, ठीक है ना? तो उसके बाद का एक कुछ ऑप्शंस मैंने, उसके बाद जो हमने स्टडी किया है उसका ये आगे का एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम पर्टिकुलरली इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, वो कैसे कैसे होगा वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है जो हमारा 19 वोल्ट इनपुट होता है, कहाँ? 3 वोल्ट और 5 वोल्ट सेक्शन में। और जो 19 वोल्ट हमारा आता है वो हमारा यहाँ से आता है, चार्जिंग आईसी से। ठीक है। तो चार्जिंग आईसी से हमारा 19 वोल्ट इनपुट होके जो फर्स्ट सेकंड फिट को क्रॉस करके 3 5 की आईसी में जाता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में जब हमारा चार्जिंग आईसी से 19 वोल्ट इधर शिफ्ट होता है तो उसी के साथ में हमारा एक एसी इन सिग्नल भी आईओ के अंदर हाई पिन करके जाता है। ठीक है। तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सर्किट के अंदर होता है, वो पर्टिकुलरली तभी हाई होगा जब आपका एलडी वेलडी बनती है। जनरली उससे पुल अप दिया होता है, या फिर डायरेक्ट आ रहा होगा तो डायरेक्टली आपका एसी इन हाई हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 3 वोल्ट में जैसे ही आपका 19 वोल्ट आता है तो वोल्टेज रेफरेंस बनता है, तो आपका एलडीओ रिलीज होता ही है। मतलब फर्स्ट हमारा क्या निकला, एसी इन, जो हमें मेन इंपॉर्टेंट होता है आईओ के अंदर फंक्शन के लिए। ठीक है। तो ये हमारा एसी इन इनपुट हुआ सबसे पहले। उसके बाद में हमारा 19 वोल्ट आया तो यहाँ से एलडीओ हमारा रिलीज हुआ। तो एलडीओ हमारा सबसे पहले ये KB9012 हमारी आईसी है, तो उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। तो पिन 111 पे, 111 नंबर पे आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसकी सप्लाई होती है इंटरनली। तो वो पहले सबसे पहले स्ट्राइक करती है। उसके बाद में अगर आपका मान लीजिए प्रोग्रामेबल वाले की मैं बता रहा हूँ, अगर प्रोग्रामेबल नहीं है तो हो सकता है कि एलडीओ से पूरी की पूरी ही सप्लाईयाँ एक्टिवेट हो रही हो एक साथ। ऐसा कई मॉडल्स में होता है। और किसी किसी में होता है कि आपका सिर्फ सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, और इधर से आपका एसी इन आता है और पावर बटन से आपका वोल्टेज स्ट्राइक करता है।
तो दोनों लेवल का कंपरेटर होता है। तो हमारा जैसे हमारा ये एलडीओ सप्लाई आती है तो हमें 1.8 वोल्ट मिलती है इंटरनली ऑपरेशंस के लिए, जो कि मतलब 8051 की इंटरनल ऑपरेशन वोल्टेज है। तो ये बाहर टेस्टिंग के लिए हमें एक पॉइंट दिया हुआ है कैपेसिटर लगा के कि हम उस पर ये वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये हमें इनपुट आया, ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज मिलता है, एसी इन हमें ड्राइव करता है, फिर पावर बटन हमारा स्ट्राइक करता है। ये मतलब लॉजिक है, ये हाई रहता है तो ठीक है। अगर ये भी हाई है तो ये भी हाई होगा, तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ से, ये 6 नंबर पे हमारा ईसी ऑन रिलीज होगा, जो कि हमारा 112 नंबर पिन पे था जो, ठीक है। तो वो हमारा ईसी ऑन हमारा वापस कहाँ जाता है, 3-5 की आईसी में, और हमारी दोनों की दोनों 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई जनरेट हो जाती है। ये ईसी साइड का फंक्शन है, ठीक है। ये ईसी साइड का फंक्शन है एलडीओ से रिलेटेड। और सेम ऐसा ही एलडीओ जब हमारा रिलीज होकर आरटीसी सेक्शन में जाता है, ठीक है, आरटीसी वीसीसी बनती है, 32.78 की क्लॉक बनती है, उसके साथ में ही आरटीसी रेजिस्टेंस के थ्रू क्रॉस करके आपका रीसेट को हाई करता है, इंट्रूडर को हाई करता है, वीआरएम को अनेबल करके रखता है, और एक डीप स्लीप मोड वीआरएम, उसका भी अनेबल पॉइंट आरटीसी से ही जाता है। तो ये 5 हमारे 4-5 सिग्नल हैं ये जो आरटीसी से हमारे कंट्रोल होते हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। और इधर एक पॉइंट और होता है एसी इन से रिलेटेड। या तो एसी इन डायरेक्ट आपकी पीसीएच को एसी प्रेजेंट सप्लाई देता है, डायोड लगा होता है जनरली, जैसा 3542 में 3521 में लगा हुआ है, ठीक है। नहीं तो आपका क्या होगा, एसी इन से होगा। नहीं तो एसी इन जब हमारा ईसी के अंदर आता है तो ईसी से ही आपका एसी प्रेजेंट आउट जाएगा, कहाँ के लिए, पीसीएच के लिए। तो ये कम्युनिकेशन यहीं से एक कंट्रोलर आपको प्रोवाइड करवाता है। नहीं तो आपका ईसी प्रेजेंट जो है वो मैन्युअली 3.3 एलडीओ से हाई कर दिया जाता है, मतलब उसको यूज नहीं किया है, जनरली नॉर्मली हाई किया हुआ है। यानी जब तक एलडीओ नहीं बनेगा तब तक एसी प्रेजेंट सिस्टम को पता नहीं चलेगा। तो अभी इस केस में क्या होता है कि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, आपका 19 वोल्ट इनपुट है और एक बैटरी से इनपुट है। तो जब आपका बैटरी इनपुट होता है तब एसी इन नहीं आता है, ठीक है। जब आपका एसी इन बैटरी से नहीं आता है तो आपका ये ईसी ऑन रिलीज नहीं होता है, ठीक है। ईसी ऑन कब रिलीज होता है, जब आपका पावर बटन दबता है। यानी कि ये लो है तो ये भी लो होगा कब, जब इसका पावर बटन दबेगा। तो दोनों के लॉजिक सेम हो जाते हैं तो ईसी ऑन निकलता है। लेकिन जब एडाप्टर लगा होता है तो ईसी ऑन हाई होता है, तो ये ऑलरेडी हाई होता है, 3 वोल्ट से पुल अप दिया था, तो दोनों कंडीशन मैच करती है तो ईसी ऑन निकलता है। तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। और इधर से जब आपका ऑलवेज वोल्टेज बनता है तो आपका बाकी की जो इस 111 नंबर पिन को छोड़कर बाकी की पिन जो आपकी वीसीसी की हैं और एनालॉग वाली सप्लाई जो है वहाँ पे आपका ऑलवेज सप्लाई जाती है, और उसी के साथ में आपका ईसी रीसेट कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है जो कि हमें किसी भी ऑन स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए चेक करना है हमें, ये मेन पार्ट है, ठीक है। अभी सेकंड आ जाता है हमारा, ये सेकंड क्या आ जाता है कि जब हमारा ऑलवेज और ये हमारा हमें मिल गया है, अभी इसके बाद कैसे होगा। इसमें भी आपका देखो 2 कंडीशन होती है कि एक बैटरी मोड है और एक आपका एडाप्टर मोड है। तो बैटरी मोड में क्या होता है कि वो जब ईसी ऑन नहीं निकलेगा तो उसके बाद का ये स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो जब तक ऑलवेज ऑन नहीं बनेगी तब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो यानी कि बैटरी पे इसलिए पावर बटन दबाने के बाद वो सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके की ये जो ऑन ऑफ बटन का जो कमांड होता है ना, ये प्रोसेसर से या ईसी से कहीं से भी रेगुलेट नहीं होता है। ये इंटरनल ईसी का जो आपका 8051 सेपरेट माइक्रो कंट्रोलर जो इन्होंने दे दिया है उससे ही ये प्रोसेस से कंट्रोल होता है। इसलिए इसके लिए अलग से कुछ प्रोग्राम लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है। ये इंटरनली इंटरप्ट्स होते हैं जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। तो दूसरा, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा ऑलवेज वोल्टेज बन गई है। ऑलवेज वोल्टेज कैसे बनी, जो हमारी ईसी ऑन आया था जब। तो ऑलवेज 2 ऑलवेज वोल्टेज हमारी बन गई है, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, ठीक है। तो उसी के साथ में आपका ऑलवेज से आपका रीसेट होता है सिस्टम के अंदर, ये 2 वोल्टेजेस जाती हैं, ठीक है। और साथ में ही आपका जब ये वोल्टेजेस आपके सिस्टम में जाती हैं तो आपका लीड स्विच कॉन्फ़िगर होता है। ये इसमें भी देखो एक ऑप्शन है कि कई बार क्या होता है कि लीड स्विच से ये पीसीएच पावर अनेबल कॉन्फ़िगर्ड होता है, और कभी कभी ये इसके बिना भी कॉन्फ़िगर्ड होता है। ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका पुलअप कहाँ से दे रखा है। अगर लीड स्विच ऑलवेज से पुलअप है, ठीक है,
तो लीड स्विच अगर ऑलवेज से पुल अप है तो ये पहले एक्टिवेट होना चाहिए इस सिग्नल से। अगर ये इससे अगर ये ऑलवेज से पुल अप ना होकर के पीसीएच से पुल अप है, यानी कि जो इसकी हाई साइड पे जो पीसीएच वोल्टेज आ रही है, तो ये पहले रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिक जब आपका रीसेट होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका लीड स्विच एक्टिवेट होता है। तो जब आपका पीसीएच पावर अनेबल जाता है ऑलवेज का, तो वहाँ पे आगे दो मॉसफेट लगे होंगे जो कि आपकी 3 वोल्ट पीसीएच और 5 वोल्ट पीसीएच जनरेट करेंगे। किसके लिए? ये अब आपकी सस्पेंडेड सप्लाई की यहाँ पे बात हो रही है कि अभी अब आपका जो पीसीएच का सस्पेंडेड स्टेट हमें एक्टिवेट करना है। मतलब पीसीएच का एक सप्लाई है सस्पेंडेड वाला, तो वो ताकि पीसीएच को फुल्ली वर्क करने से पहले उसको एक कुछ दिखाना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे क्या काम करना है या काम करने के लिए रेडी हो जाना है। उस चीज़ के लिए पीसीएच को रेडी करने के लिए ये वोल्टेजेस होती है या सस्पेंडेड वोल्टेज होती है। तो ये सस्पेंडेड वोल्टेज जो होती है ये आपकी पीसीएच वाली, ये सबसे पहले आपकी डीएसडब्ल्यू वीसीसी पे जाती है। ठीक है, ये क्या है आपका डीप स्लीप वेल होता है या डीप स्लीप सप्लाई बोल दीजिए, जिसके साथ में आपका सस्पेंडेड और स्लीप मोड और डीप पावर ओके आरएसएम रीसेट ये सब क्या है कनेक्टेड होती है। पावर बटन वाला भी इसी से इंटरनली कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो आता है पावर बटन दबाएंगे तो पावर बटन आउट आता है, ये मैंने यहाँ पे लिखाया नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, तो पावर बटन आपका इससे कनेक्टेड होता है डीप से। तो ये वाली सप्लाई पे पहले सबसे पहले आपकी पीसीएच जाता है। तो 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज आपकी एक जाती है जो डायोड के दोनों तरफ हम चेक कर रहे थे, ये वोल्टेज आपकी सस्पेंडेड स्टेट के लिए जाएगी। 3 वोल्ट वाली भी जाएगी आपकी सस्पेंडेड स्टेट के लिए, पीसीएच वाली डीडब्ल्यूएस के लिए जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे ना एक कंडीशन है, और ये वाली साथ में आपकी ना पीसीएच क्लॉक और एसएम बस के लिए भी जाती है। ये उसी से हाई किया जाता है, मतलब डेटा कनेक्शन को। लेकिन इंटरनली जब आप उसके पावर स्ट्रक्चर को आप पावर देंगे तो वो आपका सेपरेट वीएस से या आपका 1.05 वोल्ट से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हमारी पीसीएच की जो पावर होती है, ये पीसीएच वाली जो सस्पेंडेड स्टेट की पावर है, जब हमारे डीप स्लीप मोड को एक्टिवेट करती है, तो उस एक्टिवेशन के लिए जैसे ही आपकी पावर आती है और हमारा अनेबल सिग्नल आपने पहले देखा था कि उसमें अनेबल सिग्नल आपका वहां पे दिखा रखा है। तो जो आपका अनेबल सिग्नल है, इसको मैं छोटा करता हूँ क्योंकि बैक जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें देखा था कि ये हमारा ये यहाँ पर आ रही है आरटीसी वीसीसी वाली वोल्टेज ही हमारी डीएसडब्ल्यू वीआरएम अनेबल पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, जैसे कि इंटरनल वीआरएम अनेबल पे आ रही है, सेम आरटीसी वाली वोल्टेज यहाँ पे दोनों को स्ट्राइक करी, मतलब अनेबल पहले ही हो चुका है। अभी अगर पावर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली ड्राइव करने लगेगा। ठीक है, तो उसी के साथ में हम ये देखते हैं कि जब हमारी ये वोल्टेज यहाँ पे आती है, अनेबल हमें मिल ही चुका है, तो जब ये पावर एक्टिवेट होती है ना, तो ये हमारा डी पावर ओके जनरेट होता है। ठीक है, अभी एक कंडीशन और है। अभी इसमें क्या होता है कि जब हमारी वीसीसी की सप्लाई कंप्लीट होंगी, यानी कि वीसीसी में कौन कौन सी, एक तो वी रेफरेंस 5 वोल्ट वाली, ये सस्पेंडेड की सप्लाई होती है, और इसके साथ में आपका वीसीसी सस्पेंडेड वाली 3 वोल्ट जो आपकी जाती है, और साथ में एक एच डी ए वीसीसी एच डी ए, ये 3 पॉइंट हैं जहाँ पे आपकी वोल्टेजेस 3 वोल्ट जाती है। और ये तीनों वोल्टेजेस जब तक आपकी हाई नहीं होती है तो पूरा सस्पेंडेड स्टेट आपका हाई नहीं माना जाता है। और जैसे ही आपकी ये तीनों सस्पेंडेड स्टेट्स में तीनों सप्लाई सेक्शन में पावर जाती है, तो आपका आरएसएम रीसेट डिसेबल हो जाता है, यानी कि अभी रिज्यूम कंडीशन से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अभी देखिए जब तक ये सप्लाई नहीं बनेगी तब तक रिज्यूम रीसेट नहीं होगा, और जब तक डीडब्ल्यूएस की सप्लाई नहीं बनेगी तब तक डी पावर ओके रिलीज नहीं होगा, मतलब कि ये ओके काउंट नहीं होगा। तो अगर हम दोनों की लाइन को इसमें कई एक इसमें यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है, मतलब डी पावर ओके के साथ ही रिज्यूम रीसेट को कनेक्ट कर रखा था। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि जब तक ये दोनों ही सप्लाइयां नहीं बनेंगी तब तक ये वाली लाइन हाई नहीं होने वाली है। क्यों? अगर मान लीजिए ये सप्लाई बन गई और ये आउटपुट निकलेगा, लेकिन ऑलरेडी ये क्या होता है इंटरनली ग्राउंड से शॉर्ट होती है, तो ये वाली भी सप्लाई ऑटोमेटिकली डी पावर ओके भी ग्राउंड से शॉर्ट दिखाएगा हमें, यानी कि वो हमें यही बोलेगा कि अभी डी पावर ओके नहीं आई है, जबकि वहां पे कंडीशन क्या है आपकी कि रिज्यूम रीसेट की ये सप्लाई अभी नहीं बनी है। तो जब ये वाली भी बन जाती तो रिज्यूम रीसेट डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपकी चारों तीनों सप्लाईज यहाँ पे अवेलेबल हैं वहां पर, तो सस्पेंडेड स्टेट की जैसी वो सप्लाई आपकी अवेलेबल होती हैं, तो उसके बाद में आपका ये रिज्यूम रीसेट
डिसेबल हो जाता है। तो अगर ये आपका रिज्यूम रीसेट नहीं निकल रहा है किसी भी कंडीशन में, आपको पता चल रहा है मेरी ये सप्लाई आ गई है, ये नहीं, तो आपका 100% आपके चिपसेट में ही प्रॉब्लम है, आप चिप रिप्लेस कर दीजिए, वर्किंग कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिज्यूम रीसेट आपका, ये दोनों एक साथ सिग्नल ही हाई होते हैं। ये कंडीशन कौन सी होती है, जब हम किस चिपसेट के अंदर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, या कौन सा डिजाइन, जो कौन सा मैन्युफैक्चरर है जो इसको अपने साथ जोड़ के रखता है इन दोनों को, अगर वो स्लीप मोड कंडीशन यूज नहीं कर रहा है। अब ये स्लीप मोड कंडीशन कौन सी है, कि अगर आप जैसे आपका ये कह सकते हैं हम कि स्टैंड बाय स्टेट और रन स्टेट, इन सब की शिफ्टिंग होती है, जबकि आपका SMI और SCI सिग्नल जो कि एरर कंडीशन जो होती हैं, वो इंटरप्ट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो आप डायरेक्टली उसको उस मोड के अंदर भेज सकते हो। तो वो जनरली हार्डवेयर से ड्राइव नहीं होते हैं। अगर हार्डवेयर से ड्राइव होता है तो उस कंडीशन में हम सस्पेंडेड सप्लाई को सेपरेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्लीप मोड इंटीग्रेट नहीं करते हैं वो जनरली उसमें, तो उसमें हम डी पावर ओके और रिज्यूम रीसेट को एक साथ जोड़ देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जो आपकी उस कंडीशन में क्या होता है, जिसमें हम आपका ये दोनों नहीं जुड़े हुए होते हैं, उस कंडीशन में होता है कि डी पावर ओके आपका इंडिकेशन होता है। ठीक है, आपका पावर ओके हो गया है। उसके बाद में क्या होता है, उससे आपका वो आपके आईओ को ड्राइव होता है, फिर उससे एक सिग्नल निकलता है, फिर वो अलग से सस्पेंडेड की ये पीसीएच बनाता है। और उस कंडीशन में जो डीडब्ल्यूएस है वो पीसीएच से ड्राइव ना होकर के आरटीसी की वोल्टेज से ये वाला ड्राइव होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले एक्टिव किया जाता है, क्योंकि फिर इसके बाद में क्या होता है, जब आपका ये सिग्नल जाता है तो पावर ये वाला पहले जाता है, इसकी जगह पे हम उस समय एसएलपी सस्पेंडेड सिग्नल को यूज करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आपका पावर ओके जाता है तो आपका सिस्टम क्या होता है, पीसीएच जो होता है आपका, वो एक वार्निंग सिग्नल ईसी को देता है और ईसी एक्नॉलेजमेंट सिस्टम वापस देता है। उसके बाद फिर ये एसएलपी सस्पेंडेड सिस्टम इस सिस्टम को जाता है इसमें यहाँ पे आपके ईसी पे। उसके बाद ये सिग्नल रिलीज होता है। यानी कि चिपसेट जो है वो पहले बताता है कि मैं सस्पेंडेड स्टेट के लिए सप्लाई जनरेट करने वाला हूँ, उससे पहले का सारा फंडा आपका ओके है कि नहीं है। तो ये यहाँ पर डिजाइन में दो कंडीशन है कि जब हम आपका डी पावर ओके और रिज्यूम रीसेट एक साथ कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन में एसएलपी सस्पेंडेड सप्लाई को हम ईसी को ड्राइव करने के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम ये दोनों सेपरेट हैं तब उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। और उस कंडीशन में कई बार हमने देखा कि रिज्यूम रीसेट जो है वो बाद में बटन प्रेस करने के बाद में रिलीज होता है। ऐसा हम पहले कोर टू ड्यू या डुअल कोर वाले प्रोसेसर्स में करते थे। तो ये क्या है हमारा, ये एक आर्किटेक्चर है। उसके बाद में क्या होता है, जब ये दोनों आपका रिज्यूम रीसेट आपका डिसेबल हो जाता है, तो उसके बाद में एक कंडीशन होती है कि जब आपका डी पावर ओके एकदम हाई होगा, यानी इस पे आपका ये हाई होगा, यानी कि ये दोनों हाई होंगे, तो उसके बाद में आपका एसएलपी सस्पेंडेड हाई होता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका रेफरेंस क्लॉक के लिए लगता है। ठीक है, तो जब आपका रिज्यूम रीसेट हाई हो गया, यानी कि ये आपका रिज्यूम रीसेट हाई हुआ, ये आपका डिसेबल हो गया, यानी कि हाई का मतलब ये डिसेबल हो गया, तो तब ये डिसेबल हुआ तो इसका रेफरेंस आपके क्लॉक सेक्शन में जाता है। ठीक है, और एसएलपी सस्पेंडेड का जब आपका डिसेबल होता है, यानी कि ये कब डिसेबल होगा, जब डी पावर ओके आपका अनेबल हो जाएगा, यानी कि ये रिज्यूम रीसेट के साथ ही हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे रिज्यूम रीसेट हुआ तो यहाँ पे से आपका क्लॉक जनरेट होके आपके ईसी पे जाएगा, और जब आपका क्लॉक जनरेट होके ईसी पे जाएगा उसके बाद में आपका बायोस का ट्रांजैक्शन चालू होगा। यानी कि अब मेन जो फंक्शंस हैं क्लॉक से रिलेटेड, जो आपका प्रोग्रामिंग है, चिप सिलेक्ट है, अभी ईसी क्या करेगा, अब ईसी एक्टिवेट हो गया और वो बायोस के अंदर के प्रोग्राम्स को रीड करेगा। अभी उसका कम्युनिकेशन डेटा के साथ में चालू होगा, यानी क्लॉक आना यहाँ पे आपका जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ही आपका क्या है, या तो अगर आपका पहले से ड्राइव है तो ये सिग्नल आपका नहीं निकलेगा, अगर निकल गया है तो ये बाद में ड्राइव होगा। तो ये ड्राइव में आपको पहले लीड स्विच चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बटन जो है वो एसएमआई जनरेट करता है। अगर कोई एसएमआई बीच में होगा, ये लीड स्विच क्या है, एक तरीके का एसएमआई रिंग इंडिकेटर है कि हमारा इसका लॉजिक जो है, हमारे ईसी के लॉजिक जो मिनिमम रिक्वायर्ड लॉजिक है वो कंप्लीट है। तो पावर बटन क्या करता है, फिर आपका वॉक इवेंट असर्ट करता है, यानी कि आपके वो जो सिस्टम को वॉकअप करना है उसका सिग्नल रिलीज करेगा। तो जब आपका ये बटन दबाया जाएगा उसके बाद में,
तो यहाँ पे से आपका फिर पावर बटन आउट निकल के कहाँ जाता है, पीसीएच के अंदर जाता है। ठीक है, तो पीसीएच के अंदर जब बटन जाता है, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया ये कि जब हमारा ये डी पावर ओके रिज्यूम रीसेट डिसेबल हो जाता है, तो हमारे एस एल पी S5 और ये 3 अनेबल सिग्नल होने चाहिए, यानी कि इनके ऊपर वोल्टेजेस नहीं होनी चाहिए। तो ये असर्ट करता है ये सिस्टम जो सस्पेंडेड स्टेट का जो है डीप स्लीप मोड का, तो ये डीप स्लीप क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है कि अभी सिस्टम जो है इन स्लीप्स मोड के अंदर है। कौन से, S5 स्लीप मोड में, S4 स्लीप मोड में और S3 स्लीप मोड में है। ठीक है, सस्पेंडेड स्टेट्स में अभी ये घुसा हुआ है, इस स्लीप मोड में सिस्टम है, यानी कि ये हैश होते हैं तो इन पे वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट होता है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में। तो जब पावर बटन आपका दबता है तो ईसी क्या रिलीज करता है, पावर बटन आउट रिलीज करता है सिस्टम के अंदर, और वो पावर बटन जो आउट है वो आपका लो एक्टिव होता है किसमें, पीसीएच के अंदर। ठीक है, तो पीसीएच के अंदर वो लो एक्टिव होता है, तो जैसे ही आपका पावर बटन लो होता है पीसीएच का, तो वो बोलता है कि अभी आपका जो सेकेंडरी जो आपके स्टेट्स हैं वो एक्टिवेट होने चाहिए। तो इसके बाद में जब आपका इंडिकेशन आपका सिस्टम में जाता है तो S5 एक्टिवेट डीएक्टिव होता है सबसे पहले। उसके बाद में जब S5 डीएक्टिव होता है तो उसके बाद S4 डीएक्टिव होता है, और S4 जब डीएक्टिव होता है तो उसके बाद S3 डीएक्टिव होता है। ये सीक्वेंस है, इसके लिए कोई फीडबैक नहीं है। यानी कि जब आपका S5 डीएक्टिवेट हुआ है तो उसके बाद में S3 डीएक्टिवेट होना ही होना है, या S4 डीएक्टिवेट होना ही होना है। बस उसमें क्या है कि आपका टाइम डिले होता है, आरसी सर्किट इंटीग्रिटी उसमें इंटीग्रेट किया होता है कि वो आरसी सर्किट के हिसाब से आपका वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता है। टाइमिंग लैच होता है 30 मिली सेकेंड या 30 माइक्रो सेकेंड्स का, इन तीनों के बीच में टाइमिंग डिले होता है। तो वो आप डीएसओ से कैच कर सकते हो कि ये कितने माइक्रो सेकेंड पे आपका डिले टाइम हो रहा है। तो उसके बाद में ये डी होता है, तो उसके बाद में आपका सिस्टम से आउटपुट निकलता है, वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारा ये है, एक ये है स्लीप मोड। ये मैंने जो अभी आपको बताया कि स्लीप मोड यूजेज जब होती है तो उसमें हमारा क्या होता है कि पीसीएच परफॉर्म सिस्टम सस वार्निंग और एक्नॉलेजमेंट हैंडशेक एंश्योर टू प्लेटफॉर्म रेडी टू एंटर स्लीप मोड। ये कब होता है, जब ये रिवर्स के लिए बताया हुआ है कि जब आपका पावर बटन हम प्रेस करते हैं तो हमें, जैसे हमारा S0 स्टेट में कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं पावर बटन प्रेस करते हैं तब भी हमारा वार्निंग और एक्नॉलेजमेंट सिस्टम हैंडशेक करता है ईसी और पीसीएच के बीच में, ये बताने के लिए कि मैं कुछ देर के अंदर आपका शट डाउन होने वाला हूँ, या हम स्टैंड बाय स्टेट में जाने वाले हैं, या हम हाइबरनेट स्टेट में जाने वाले हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारा फिर क्या करता है कि वो सिस्टम उस स्टेट में जाता है। तो उससे पहले वो क्या करते हैं कि उसको SLP सस हैश वाली जो सप्लाई है उसको क्या कर देता है, वो लो कर देता है। तो ये वाला सिस्टम क्या होता है, जब हम हार्डवेयर लेवल पे ये चीज कॉन्फ़िगर करके रखते हैं शुरू से ही, तो ये सिस्टम के अंदर डिजाइन के अंदर ही ये मैनेज किया जाता है चिपसेट और जो कि डिजाइनर है मदरबोर्ड का। तो उस केस में हम सस्पेंडेड सप्लाई के इस सिग्नल को यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि हम डीप स्लीप मोड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये हमारा इंडिकेशन हमारा इससे यूज किया जाता है। तो ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे आपका ये सस्पेंडेड सप्लाई है सिग्नल वाला ईसी के साथ में कम्युनिकेशन होता है। तो वहां पे एक्नॉलेजमेंट और ये सब यूज किया जाता है कि प्रॉपर टाइमिंग की वजह से एक सिस्टम शट डाउन हो सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा रिव्यू था बैकग्राउंड का कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, किस तरीके से है। ये इतना ही है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्टडी करोगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अभी हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, हमारा नेक्स्ट आ जाता है अभी जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे। हाँ, सर हाँ जी, पूछिए सर, पूछिए। सर वो RSM RST के बारे में और थोड़ा बताइए, और डीप स्लीप में। हाँ ठीक है सर, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सर पावर पॉइंट,
ठीक है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है ना सबको। देखिए ये लॉजिक थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसलिए इंडिविजुअल है क्योंकि ये जनरली आपने शायद पहली बार सुना होगा, मैं ये हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, लेकिन इतनी डीपली कोई उस पर देखता नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ गया ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक लॉजिक है जो हमारा सस्पेंडेड सप्लाई होती है चिपसेट की, वो सस्पेंडेड सप्लाई एक्टिवेट होना जरूरी है जब आपका कोई भी स्लीप मोड डीएक्टिवेट को होता है। जो आपका स्लीप मोड, जो आपका स्टैंड बाय मोड होता है, S5 मोड जो होता है, हैश SLP हैश S5, ये क्या होता है हमारा स्टैंड बाय मोड होता है। और S4 जो होता है वो हमारा हाइबरनेट मोड होता है, और S3 जो होता है वो हमारा सस्पेंडेड मोड होता है। ठीक है, तो ये सस्पेंडेड स्टेट्स की स्लीप मोड्स की सप्लाई होती है, सप्लाई के सिग्नल्स होते हैं जो कि पीसीएच रिलीज करता है। ठीक है ना, तो हम जो इन सप्लाईज को जो हम रिज्यूम करके रखते हैं, यानी कि जो सिस्टम जो है जब तक कि आपकी सस्पेंडेड स्टेट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक रिज्यूम जो सिग्नल है वो आपका डीएक्टिवेट नहीं होता, यानी कि वो आपका एक्टिव रहता है, यानी कि लो रहता है। तो लो रहेगा तो आपका कभी भी स्लीप मोड का कोई भी सेक्शन, कोई भी सिग्नल पीसीएच रिलीज नहीं करेगा, यानी कि वो डीएक्टिवेट नहीं करेगा। तो रिज्यूम रीसेट एक्चुअल में क्या है, एक पाउज बटन है बिटवीन ऑल स्टेट्स की, स्टैंड बाय मोड और आपका स्लीप मोड में सस्पेंडेड स्टेट, रन स्टेट। ठीक है ना, तो स्टैंड बाय, रन, हाइबरनेट, ये जितनी भी स्टेट्स होती हैं लैपटॉप्स के अंदर में, उनका एक रिज्यूम सिग्नल होता है कि जब तक ये रिज्यूम नहीं दबेगा, यानी कि इसको हम पाउज को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये स्टेट में आगे शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रिज्यूम रीसेट कैसे वर्क करता है, यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है कि जब तक आपका सस्पेंडेड स्टेट कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपकी पीसीएच की जो सस्पेंडेड सप्लाई होती है, ठीक है ना, पीसीएच वाली, ये पीसीएच वाली ये आपकी बायोस के ऊपर भी जाती है, ध्यान रखना। 3 वोल्ट पीसीएच वाली ही सप्लाई आपकी बायोस के ऊपर भी जाती है। तो हम यहीं से इसको आगे ले लेते हैं, ये इस पे भी जाती है। ठीक है ना, तो ये सप्लाई आपकी यहाँ पे जाती है बायोस के ऊपर भी, इसमें भी जाएगी और इसमें इसके पीसीएच के बायोस पे भी जाती है। ठीक है ना, तो जो आपकी ये सप्लाई जब तक एक्टिवेटेड नहीं होती है पीसीएच वाली और वो सिस्टम को प्रॉपरली रन नहीं करती हैं, तो वो आपका रिज्यूम रीसेट नहीं होगा। यानी कि रिज्यूम क्या है, इन सब जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं उनके शुरू होने से पहले का पाउज बटन है। यानी कि आपने पावर वावर लगा दिया, प्ले का बटन भी दबा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अभी प्ले को आपने ना बीच में पाउज कर दिया है। जब तक आप उस पाउज को नहीं हटाएंगे, जैसे पहले आता था टेप रिकॉर्डर के अंदर, तो आपने जैसे ही पाउज को हटाया तो वो ऑटोमेटिकली चलने को तैयार है, बस वो उसके लिए आपको पाउज बटन हटाना है। तो सिस्टम उस लेवल तक रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आपकी पीसीएच की सप्लाई आती है डीप स्लीप मोड में, ठीक है ना, ये यहाँ पे आपका, ये मैं 3521 का बता रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो जैसे ही आपका डीप स्लीप मोड पे आपकी पावर सप्लाई आती है, कौन सी पीसीएच वाली, ये जब आपका दोनों कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये आरटीसी से मिलेगी हमें। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमारे ये कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड है तो ये हमारी पीसीएच से सप्लाई आ रही है और पीसीएच की ही वोल्टेज हमारे सस्पेंडेड स्टेट को पावर मिलेगी। ठीक है, सस्पेंडेड सप्लाई को जो आपकी पीसीएच की होती है। तो जैसे ही ये आपकी सप्लाई बनती है और ये बनती है, अभी इसमें 2 कंडीशन है कि जब आपका डीप स्लीप मोड आपका एक्टिवेट होगा तभी आपका डी पावर यानी डीप स्लीप मोड की पावर ओके रिलीज होगी, और जब आपकी ये सस्पेंडेड सप्लाईज बनेंगी तब आपकी रिज्यूम रीसेट आपका डिसेबल होगा। यानी कि इस पे 3 वोल्ट तब आएगी जब ये सप्लाईज बन जाएंगी, और जब आपका डीप स्लीप मोड की सप्लाई बनेगी तो डी पावर ओके आपका हाई हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो जब तक ये दोनों हाई कंडीशन के लिए कन्फिगर नहीं होंगे तब तक ये वाला आपका सिग्नल हाई नहीं होगा, यानी रिज्यूम रीसेट जो है वो हाई अनेबल नहीं होगा। अभी एक चीज ध्यान रखना कि ये ईसी के अंदर भी कनेक्टेड है। ठीक है ना, ईसी के अंदर ये बाई डायरेक्शनल वर्क कर रहा है, ये अंदर इंटरनली आपके लॉजिक से कन्फिगर है। तो इसके भी कुछ स्टेट्स हैं जिसकी वजह से रिज्यूम रीसेट नहीं होता, यानी कि आपका ईसी रीसेट होना चाहिए या ईसी में प्रॉपर पावर होनी चाहिए। ठीक है,
तो रिज्यूम रीसेट तब तक आपका अनेबल नहीं होगा। तो रिज्यूम रीसेट में आपका डी पावर ओके और ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो यानी कि इन दोनों की जब तक कंडीशन नहीं फुलफिल होगी हाई होने के लिए, तब तक ये आपका रिज्यूम रीसेट अकेला ही हाई नहीं होगा जब तक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये दोनों कनेक्टेड ना हो तो रिज्यूम रीसेट कब हाई होगा, जब आपका वीसीसी वाली सस्पेंडेड की सप्लाईज बन जाएंगी। ठीक है, वो मैं अभी दिखा देता हूँ कौन कौन सी है, मैंने दिखाई भी थी, फिर भी एक बार मैं उसको दिखाता हूँ सिस्टम के अंदर कौन कौन सी है वो। ठीक है, तो उसके बाद में ही आपका रिज्यूम रीसेट, ये एक चीज देखिए कि ये वाली कंडीशन रिज्यूम रीसेट वाली कब आएगी, हाँ, तो ये वाली कब आएगी, ये वाली कंडीशन आपकी जब आपकी ये दोनों की सप्लाई बन जाएंगी। और दूसरी एक चीज, दो मोड होते हैं, बैटरी मोड और एसी मोड। तो रिज्यूम रीसेट आपका पहले ही डिसेबल हो जाएगा जब आप एसी मोड पे लगा रहे हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर मैं आपको एसी मोड का बता रहा हूँ। अगर आप डीसी मोड में यानी बैटरी पे काम कर रहे हो तो उस समय आपका एसी इन नहीं आता है, यानी कि ये प्रेस, इसमें आपका ईसी ऑन ऑटोमेटिक रिलीज नहीं होगा। ठीक है ना, वो पावर बटन दबाने के बाद रिलीज होगा आपका ईसी ऑन, और ईसी ऑन के बाद का जितना भी स्ट्रक्चर है ये आपका तब चलेगा जब हमारा बटन दब जाएगा, ये बैटरी मोड के लिए। ठीक है, अगर आपका एसी मोड है तो ये सारा फंक्शन आपका ऑटोमेटिक चलेगा। तो एक बार मैं ऑन कर देता हूँ माइक, और और कुछ था क्या, ये यही पूछना चाह रहे थे सर? दीपक सर कहाँ चले गए? भाई किसने पूछा था ये मेरे से रिज्यूम रीसेट का? सर हो गया, ठीक है। हाँ, मतलब अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है? रिज्यूम रीसेट एक बटन है, ठीक है ना, एक तरीके से प्ले हाँ बटन है। सर, हाँ तो सर। रिज्यूम, ठीक है ना, रिज्यूम रीसेट तब आपका चलेगा जब आपका ये सस्पेंडेड की तीनों सप्लाई बनेंगी। तीन सप्लाई कौन सी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है क्या ना, सर? डी पावर ओके जब तक नहीं बनेगा तब तक भी ये डाउन रहेगा। तो इसका भी हाँ सर। देखना है कि इस पे पावर आनी चाहिए तभी है ये, उस कंडीशन में जब डी पावर ओके और रिज्यूम रीसेट एक साथ कनेक्टेड है, जैसा 3542 में है, और एक में और में हमने शायद देखा था उसमें भी दोनों कनेक्टेड थे। तो जनरली ये कनेक्टेड ही रहते हैं अभी के केसेस में ज्यादातर। सर वही 3542 वाला केस ही वही है सर, प्रॉब्लम है, इसीलिए सर पूछा मैं। हाँ हाँ, तो ये आपको ये सप्लाई देखनी है, अगर ये सप्लाई बन रही है ना, ठीक है ना, सर। ओके कंडीशन में है, और ये रिज्यूम सर। रीसेट नहीं हो रहा है, तो सर। आपका चिपसेट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सप्लाई बनने के बाद में ये दोनों हाई होना ही होना है। हाँ सर। नहीं तो आप हाँ सर। आपका यहाँ फिर आपने ईसी सेक्शन पे देखना है कि ये सिग्नल यहाँ से कुछ तो नहीं गड़बड़ कर रहा यस। है। ठीक है ना, हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा ईसी आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम एक बार पीसीएच वाला मैं दिखा देता हूँ, वी रेफरेंस कहाँ पर है, ये रहा आपका। ठीक है ना, देखो ये पीसीएच वाली ये है, एक तो ये आपकी वीसीसी सस, ये आपका सिग्नल होता है। ठीक है ना, ये वीसीसी ये चिपसेट के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि ये चिपसेट की पिन के नंबर्स हैं, तो ये वाले हर एक किसी में एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होते, लेकिन ये चेंज हो जाते हैं जो रेड कलर से लिखे हुए हैं। तो जिन पॉइंट्स पे ये सब, एक तो ये वाली सप्लाई है जो आपकी सस्पेंडेड सप्लाई काउंट होती है चिपसेट के अंदर, ये सप्लाई आपकी आनी जरूरी है। किससे आ रही है, देखो पीसीएच से ही आ रही है। ठीक है ना, ये हाई हो रहा है, यहाँ से ये वोल्टेज आएगी, इन सबको मिलेगी। उसके साथ में ये पीसीएच ये भी आएगा आपका, ये सस्पेंडेड वाली सप्लाई है सारी। दूसरा, एक ये पीसीएच 5 वोल्ट रेफरेंस वाली, ये वाली सप्लाई कहाँ से आ रही है, देखो ये डायोड के दोनों तरफ है ना, एक तरफ 3 वोल्ट और एक तरफ 5 वोल्ट आपको मिलेगा। ये जनरली एचएम के आसपास एक डायोड होता है, उसके दोनों तरफ ये वोल्टेज मिलती है। तो अगर ये दोनों वोल्टेज भी मिलती है ना, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि चिपसेट के अंदर ये दोनों सप्लाई तो एटलीस्ट जा रही है। ठीक है ना, तो ये सप्लाई होती है, तो यानी कि ये वाला ये वी रेफरेंस सस्पेंडेड वाला सप्लाई एक ये होता है। ठीक है, ये एक सप्लाई है, एक ये सस्पेंडेड की सस 3 वाली सप्लाई है जो पीसीएच से ड्राइव हो रही है ये, और तीसरी है ये वीसीसी सस्पेंडेड एचडी है ये वाली।
ये तीनों सप्लाई क्या होती हैं, ये वीसीसी सप्लाई, सस्पेंडेड सप्लाई काउंट होती हैं। तो अगर मैं वीसीसी सस्पेंडेड सप्लाई बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आपको इस इन तीनों सप्लाईज को चेक करना है, ठीक है ना। इन तीनों सप्लाई को जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक आपका क्या होगा, वो रिज्यूम रीसेट हाई नहीं होगा, यानी कि वो डिसेबल नहीं होगा जब तक ये आपकी तीनों सप्लाई प्रॉपर नहीं होंगी। तो आपको ये तीनों सप्लाई आपको प्रॉपर मिलती है तो रिज्यूम रीसेट डिसेबल होना ही होना है, ठीक है ना। अडेप्टर लगाओगे तो पहले ही हो जाएगा ऑन बटन से, अगर बैटरी पे चेक करोगे तो ऑन बटन के बाद होगा, ठीक है ना। तो ये आपका रिज्यूम रीसेट का। और डी पावर ओके हमारा जब तक आपकी डीप स्लीप वेल की सप्लाई नहीं आएगी, ये वाली, ये देखो ये भी पीसीएस से ड्राइव हो रही है, ये डीप स्लीप मोड की ये वाली 3.3 वाली, ये वाली सप्लाई आपकी नहीं आएगी तो आपका डी पावर ओके कहाँ, एचएम से रिलीज नहीं होगा। कौन सा वाला, ये ऊपर जो है एक जगह पर है, ऊपर कहाँ गया, ज्यादा ऊपर आ गया क्या, हाँ ज्यादा ऊपर आ गए भाई हम, ठीक है। इसमें कहीं पर होगा LVDS पावर सेक्शन USB पावर आ गया, तो एक जगह पे है आपका PLD रीसेट, ये ठीक है ना। सब सिस्टम मैनेजमेंट, ये वाली सप्लाई, ये डी पावर ओके PCH, ये देखो PCH DP पावर ओके, ठीक है ना। डी पावर ओके ये कौन सी है, DWS की, ये अनेबल वाला, ये वाला पॉइंट RTC की सप्लाई से जुड़ा होता है, ये देखो यहाँ पे। जैसे ही आपकी RTC VCC आएगी अनेबल तो तभी हो जाएगा, ठीक है ना। ये अनेबल हो रहा है इससे, तो ये अनेबल तो तभी हो गया, लेकिन वहां जो पीछे PCS से सप्लाई आ रही थी DWS मोड की, वो आएगी तो ये आपका ओके निकल जाएगा सीधा, क्योंकि अनेबल तो पहले ही है, पावर आई अगर वो प्रॉपर वे में बन गई है तो ये आपका ओके यहाँ से निकल जाएगा। और ये आपका शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए @ लिखा है लेकिन शॉर्टिंग है, ठीक है। तो ये आपका ये दोनों देखो RSM रीसेट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे PCH ये इसकी उससे जुड़ा हुआ डी पावर। अब जब तक रिज्यूम रीसेट नहीं होगा तब तक ये भी हाई नहीं होगा, ठीक है ना। और एक्नॉलेजमेंट देखो टेस्ट पॉइंट दे रखा है, तो एक्नॉलेजमेंट और आपका वार्निंग इसमें यूज ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। वार्निंग को बाय डिफॉल्ट इन्होंने हाई कर रखा है यहाँ पे, ये वाला कि मैंने वार्निंग तो रिलीज कर दी है, ठीक है ना। हाँ शिवराम सर क्या बोल रहे हैं, यही है पॉइंट सर। अगर पीसीएच के पॉइंट हमें चेक करने हैं, ठीक है, तो पीसीएच के पॉइंट हमने जो मैंने अभी बताया आपको कि हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी सप्लाईज हमारी बन रही हैं सबसे पहले, तो वो देखो। तो जैसे हमने ऑलवेज सप्लाई, अभी पीसीएच में जहां जहां ऑलवेज आ रही है वो सब चेक करने हैं हमें पॉइंट, जहां पे हमारा फिर उसके बाद में जो पीसीएच बन रहा है वो वाली सप्लाई हमें चेक करनी है। और मेनली जो हमारा पीसीएच का जो हमारा मेन पॉइंट जो हमारे चेक करने वाले हैं, सबसे पहले होता है हमारा आरटीसी सेक्शन, ठीक है। आरटीसी सेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। आरटीसी सेक्शन में क्या, वीसीसी आरटीसी की सप्लाई और इंट्रूडर वीआरएम रीसेट ये सब। उसके बाद में हमारा डीप स्लीप मोड वाली सप्लाई, ये मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है, नीचे। और उसके बाद में फिर डी पावर ओके, रिज्यूम रीसेट, ठीक है ना। SLP S5 S3 S4 ये सस्पेंडेड देखो यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है, ये टेस्ट पॉइंट दे दिया है इसका, तो हम इसको बेशक नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वार्निंग का ये हाई सिग्नल जरूर चेक करना है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की गड़बड़ी से कहीं वार्निंग डिसेबल ना हो रही हो, ठीक है। तो वो आपने अनेबल ना हो रही हो, सॉरी यहाँ पे अनेबल हो जाएगी हैश है, तो वो डिसेबल ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने वार्निंग को डिसेबल ही कर दिया यहाँ पे कि मैं डिसेबल कर रहा हूँ, ये सिस्टम ही डिसेबल हो गया वार्निंग का यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है। दूसरा आपको सस्पेंडेड स्टेट की जो सप्लाई, अभी 3 सप्लाई जो मैंने आपको बताई वो चेक करनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपका रिज्यूम रीसेट आपका लो या डिसेबल हो जाना चाहिए, अगर एसी मोड में लगा हुआ है तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में जो SLP की ये सप्लाईज हैं, ये सप्लाईज पे वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है सिस्टम अंदर से डैमेज होता है तो यहाँ पे वोल्टेज ऑटोमेटिक आती है, 1 वोल्ट क्या मैं कह रहा हूँ 0.7 0.5 वोल्ट भी नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी सारी वोल्टेज आपको ये चेक करनी है। और इधर से एसी इन देखो, यहाँ से सीधा एसी इन ड्राइव कर रहा है इस जीनर डायोड के थ्रू, तो एसी प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन एसी इन से मिल रही है इसको यहाँ पे। किसी किसी में क्या होता है ये डायरेक्ट एसी इन से ही इसको कनेक्ट कर दिया कि अडेप्टर लगेगा, एसी इन निकलेगा तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि अडेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। नहीं तो आपका ये ईसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना।
तो आपको कौन कौन सी चेक करनी है, ये SLP। उसके बाद में फिर आपको क्लॉक वाली, कि भाई आपका क्लॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो आपका इसी के ऊपर क्लॉक चेक कर लो, ठीक है ना। ये क्लॉक कब निकलेगा, ये क्लॉक कब निकलेगा, जब आपका डी पावर ओके और SLP ये वाला हाई, ये टेस्ट पॉइंट पे आप चेक करना पड़ेगा कि ये SLP सस्पेंडेड डिसेबल हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये डिसेबल नहीं होगा तो ये क्लॉक नहीं रिलीज होगी। तो ये टेस्ट पॉइंट है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर, अगर कहीं मिल जाए तो। बाकी जनरली इंटरनली अगर ये कहीं से कनेक्टेड नहीं होता है तो ये जनरली डिसेबल हो ही जाता है, ठीक है ना। तो ये जब, ये कब डिसेबल होगा, जब आपका डी पावर ओके अनेबल हो जाएगा। जैसे ही आपका डी पावर ओके अनेबल होता है ना, तो ये आपका सस्पेंडेड वाला डिसेबल हो जाएगा। ये इंटरनली आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आप इसको चेक कर लो। अगर ये कब डिसेबल होगा, जब रिज्यूम रीसेट डिसेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मान लीजिए आप सिस्टम में कंफ्यूज हो गए क्या कि डी पावर ओके भी नहीं निकल रहा है और रिज्यूम रीसेट भी लो है, दोनों ही। तो अभी बताओ कि कमी किस में है, गलती कहाँ है। तो सिंपल सा तरीका, ट्रैक को बीच में से काट दो, ठीक है ना। आप कोई हल्का सा ब्लेड लेके इस ट्रैक को बीच में से ऐसी जगह से काटो जहां से आप जोड़ सकते हो दोबारा, ठीक है। तो वहां से काट दो, तो आपको क्या पता चलेगा कि डी पावर ओके रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपका डी पावर ओके हाई हो गया है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपके सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाई की वजह से रिज्यूम रीसेट डिसेबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको फिर सस्पेंडेड स्टेट की सप्लाईज के ऊपर वर्क करना है। अगर आपको वो भी ओके मिलती है, ठीक है, तो उनके बाद में आपको एक पावर सेक्शन में एक कपलिंग वोल्टेजेस होती हैं ये वाली, ठीक है, DCP RTC, इस पे मैक्सिमम आपका 1.5 वोल्ट मिलती है। ये आपको चेक करनी जरूरी है। ये डीकपलिंग वोल्टेजेस आपको आपको पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम है PCH के, ठीक है। तो जैसे आपका ये है SST है, जो आपका सस्पेंडेड स्टेट ओके है कि नहीं है, ठीक है ना, उसका ये है। और सस्पेंडेड स्टेट डीएक्टिवेट हुआ, मतलब इंटरनल आपका एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें आपकी ये डीकपलिंग वाली सस्पेंडेड वाली ये, यानी कि जो हमारी ये 3 वोल्ट वाली सप्लाई यहाँ पे आ गई, ठीक है, अभी भी रिज्यूम रीसेट नहीं निकल रहा है। ये वाली सप्लाई भी आ गई, अभी भी रिज्यूम नहीं निकल रहा है, या रेफरेंस मिल रहा है, अभी भी रिज्यूम नहीं निकल रहा है। तो ये आपने डीकपलिंग वोल्टेज चेक कर लेनी है यहाँ पे। अगर 1.05 मिलती है इसके ऊपर, देखो अभी मेन वोल्टेज नहीं बनी है, उसके बिना ही यहाँ पे आपको 1.05 वोल्ट मिलेगी इंटरनली। जो आपका इंटरनल VRM सेक्शन जिसको अनेबल करता है RTC वाला सिग्नल, वो ये वाली सप्लाई होती है। तो ये सप्लाई आपकी यहाँ मिलती है, तो आपका जनरली ये वाला सेक्शन इंटरनली अनेबल हो चुका है, ठीक है ना। तो आपके इस सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है अगर ये मिल जाता है। और RTC पे अगर आपको मिलती है डीकपलिंग वोल्टेज, तो 1.5 समथिंग मिलती है इसमें, या 1.05 भी मिलती है, कई बार कम भी मिलती है, मतलब 0.5 या 0.7 भी मिलती है, लेकिन यहाँ वोल्टेज होती है 0.5 से ऊपर, ठीक है। अगर आपको RTC वाले सेक्शन में भी यहाँ पे वोल्टेज मिलती है तो आपका RTC सेक्शन भी ओके है, ठीक है। और उसके बाद में DWS वाली, ये बाईपास वाली ये वोल्टेज अगर आपको मिलती है तो आपका DWS वाला सेक्शन भी ओके है, ठीक है ना। अगर उसके बावजूद भी आपका ड्राइव नहीं कर रहा है सेक्शन, ठीक है, अभी तो फिर और कुछ है ही नहीं इसमें चेक करने के लिए, PCH या IO दोनों में से कोई एक चीज खराब होगी, चेंज कर देना, ठीक है ना। ये पॉइंट है हमारे, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ पॉइंटों को। अगर आप कॉपी पेन ले रहे हो तो मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप उनको लिख सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो मैं आपको ये स्लाइड दे दूंगा, आप ऐसा करना, आप लिखो मत, मैं आपको ये स्लाइड दे दूंगा, दोनों वाली ना, ये दोनों स्लाइड्स आपको देता हूँ, उससे आप चेक कर लेना, आपके लिए बना हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना। मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये दोनों स्लाइड ही देता हूँ सर मैं आपको, लिखो मत, रहने दो, काफी टाइम जाएगा इतने में, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। आई विल शेयर, मैसेज डाल देता हूँ, सब पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। आई विल शेयर यू दिस स्लाइड्स, ठीक है। तो मैं आपको उसमें डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के अंदर, अभी डाल ही देता हूँ मैं आपका। ठीक है, आपके टेलीग्राम में डाल देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंटेशन, लैपटॉप रिपेयर सीक्रेट्स,
ठीक है, ये प्रेजेंटेशन मैंने पीपीटी आप टीएक्स आपको भेज दिया। अगर ये आपके पास में अभी मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं सब। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ और अल्टरनेशन मिलता है तो इसी को आप फर्दर एडिट करके आपस में शेयर कर सकते हैं। कुछ नई चीज आपको डेवलप मिल जाए तो, नहीं तो आगे और बना सकते हैं कि आगे और क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं आगे वाला बताता हूँ फिर पावर बटन प्रेस करने के बाद क्या होता है। ठीक है ना, बता दीजिए मेरे को एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा है KB9012 की, अभी हमने प्रेस दबा दिया, बटन प्रेस किया हमने, अब क्या? ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज देखिए, बटन हमने प्रेस किया, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन प्रेस किया तो ये हमारा ऑन ऑफ सिग्नल है। अभी ये हमारा देखिए ऑलवेज वाली सप्लाई से आपका हाई है, तो ये हमारा 40 नंबर पिन पे जा रहा है। नेक्स्ट पेज है। ठीक है, तो आपका पावर बटन ये यहाँ पर आता है। ठीक है, अभी पावर बटन आपका प्रेस हुआ। ठीक है, अभी उससे क्या होगा, जब आपका पावर बटन प्रेस होगा तो आपका पावर बटन आउट निकलेगा। कहाँ से? ये वाला पावर बटन आउट, इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये पावर बटन आउट आपका निकलेगा। ये क्या करेगा, ये आपके HM को, PCH को ये इंफॉर्मेशन देगा कि अभी क्या करना है, कि आपका अभी सिस्टम को रिज्यूम से हटा के इसको आगे प्ले करो। यानी कि अभी आपको इस अभी जो स्टैंड बाय मोड जो है S5 वाला, इससे बाहर निकलना है। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो S5 का सिग्नल है, ये वाला SLP S5 का ये जो सिग्नल है, ये क्या होगा, ये डीएक्टिवेट होगा। अभी S5 स्टेट में है तो वो S5 अनेबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो आपका S5 स्टेट अनेबल है। तो जैसे ही आपका S5 स्टेट डिसेबल होता है पावर बटन दबाने के बाद में, तो ये आपका इस पे 3.3 वोल्ट हाई हो जाता है। ठीक है, जब आपका SLP S5 डिसेबल होता है, अभी देखिए यहाँ तक कंडीशन में हम प्रॉपर श्योर हैं कि ये सिग्नल निकलना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं, लो एम्पिरेशन हो गया या वोल्टेज डाउन हो रही है, वो चीजें एक अपने एंड पे आपको अपने एक्सपीरियंस से फेस करनी पड़ेगी या निकालना पड़ेगा वो चीज। ठीक है ना, तो जैसे ही आपका प्रेस पावर बटन आउट जाता है तो हम सिंपली काउंट क्या करते हैं, हमारा S5 रिलीज होता है। S5 रिलीज मतलब ये डिसेबल हो जाता है। ठीक है ना, तो जब ये डिसेबल होता है तो हमारा सिस्टम क्या है, GPIO SLP5 जो हमारा वर्क करता है। जब जैसे ही हमारा SLP5 हाई होता है तो हमारा क्या, सिस ऑन करके सिग्नल सबसे पहले निकलता है। ठीक है ना, SSP नहीं निकलेगा, सिस ऑन निकलेगा। अगर ये सिग्नल आ रहा है और ये सिग्नल आउट नहीं निकल रहा है, सिंपल फंडा है, या तो आपका बायोस करप्ट है, बायोस नहीं तो EC प्रोग्रामिंग जो इंटरनली है वो करप्ट है। ठीक है ना, नहीं तो आपकी आयो खराब है। सिंपल सिंपल फंडा है। यहाँ तो फिर ये लाइन ही कहीं आगे शॉर्ट हो रही हो तो कह नहीं सकते। ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर अलग चीज है। ठीक है, तो आपका सिस ऑन रिलीज होगा। अभी ये सिस ऑन क्या करेगा, ये सिस ऑन आपका सस्पेंडेड स्टेट को अनेबल करेगा। यानी कि जब हमारा सिस्टम S5 में क्या था, हमारा सस्पेंडेड स्टैंड बाय उसमें था। जब आपका स्टैंड बाय डिसेबल हो गया तो सिस्टम किस में पहुंच गया, सस्पेंडेड स्टेट में पहुंच गया। ठीक है ना, तो सस्पेंडेड स्टेट की सारी सप्लाईज अभी एक्टिव होगी। सस्पेंडेड स्टेट में कौन कौन सी सप्लाईज एक्टिवेट होती हैं, रैम की सप्लाई सबसे पहले एक्टिवेट होती है। और दूसरा, चिपसेट के अंदर जो आपके सस्पेंडेड सप्लाई जो है, मतलब यानी कि आपकी जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट है, वो फर्दर आगे आपकी कोर वोल्टेज की रेफरेंस के लिए आगे वर्क करती है। यानी कि जब तक ये सस्पेंडेड वोल्टेजेस आपकी चिपसेट के अंदर नहीं जाएगी, यानी आपके HM PCH में नहीं जाएगी, उसको अनेबल के लिए रेफरेंस वोल्टेजेस नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा कि वो सिस्टम आपका 1.05 वोल्ट अनेबल नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए जो फर्दर जो वर्क है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिस ऑन सिग्नल। अभी सिस ऑन देखो कहाँ जा रहा है, ये सिंपल आपका रैम IC पे जाएगा। सिंपल, इसमें कुछ भी मंत्र नहीं है, यहाँ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा है सिंपल। एक डेटा शीट उठा के आप इसमें देख सकते हो कि सिस ऑन जब आपका आता है यहाँ पे S5 स्टेट को,
तो ये आपका रैम की इसमें सप्लाई जनरेट होती है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले अपना जो आईसीज को हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो हमारा लॉजिक है, वोल्टेज इनपुट हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी वोल्टेज इनपुट ये है, यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलवेज जो आपकी आ रही थी, और सी एस चिप सिलेक्ट वाली जो वोल्टेज इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ये वोल्टेज आपकी दोनों हाई होनी चाहिए, और ये पावर वीडीडी वाली पावर ये आपकी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका 1.5 वोल्ट टी ऑन से जो आपकी 19 वोल्ट आती है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ये टी ऑन फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है ना। टर्मिनेशन ऑन वोल्टेज है ये आपकी, जो मॉसफेट पे जो आप वोल्टेज बनाते हो, ये उसके हिसाब से ये आपकी वोल्टेज को यहाँ पे स्विचिंग को एक्टिवेट करेगी। तो ये आपकी 19 वोल्ट जो आती है यहाँ से, वही वाली आपकी यहाँ पर होती है, लेकिन ये 19 वोल्ट आपको शो करेगा यहाँ पे, थोड़ी कम 16-17 आपको यू शो करेगा, लेकिन जैसे ही आप सिस्टम ऑन करेंगे और जब जैसे ही आपका सस्पेंडेड सप्लाई इंटीग्रेट होती है, तो क्या होता है, ये इंटरनली इसका टर्मिनेशन वोल्टेज ऑन हो जाता है, तो ये रिड्यूस होकर 2 या 3 वोल्ट या 1 वोल्ट ऐसे रह जाती है, ठीक है। इस पे हैवी लोड आ जाता है एकदम से, क्यों, क्योंकि स्विचिंग सेक्शन आपका ऑन हो जाता है। तो अगर ये रिड्यूस हो जाती है काफी लो लेवल तक, तो आप समझ लीजिए कि ये आपका सस्पेंडेड इसकी सप्लाई जो है आपकी 1.5 वोल्ट, जिसमें इसमें जो अपनी DDR3 के लिए जो एक्टिवेट हो रही है, वो आपकी फंक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल इसका यही है कि ये आपकी वोल्टेज यहाँ पर आई, 5 वोल्ट यहाँ पे मिली, ये जब आपकी सिस ऑन आएगी तो आपकी 1.5 वोल्ट बननी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बन रही है तो आपकी आईसी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 3 वोल्टेज यहाँ पे आई और आपकी सिस ऑन आई, तो 1.5 आपकी बनेगी। अभी ये देखिए कि वीपी ये वाली वोल्टेज अभी नहीं बनेगी आपकी, 0.75 वाली हाफ वोल्टेज जो वीटीटी है, वो अभी नहीं बनने वाली है, ठीक है। वो कब बनेगी, जब आपका सस पी वाली सप्लाई यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। तो सस ऑन से सिर्फ यही वाली वोल्टेज बनती है, कौन सी, 1.5 वोल्ट, यानी कि आपको रैम की वोल्टेज, पावर बटन दबाने के बाद में सबसे पहले आपको रैम की वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है। तो आपकी रैम की वोल्टेज अगर आपकी बनती है, तो ये आपका 1.5 वोल्ट वीएस आपका वीपी आपका बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका रैम के लिए सप्लाई बनती है, इसमें मतलब रैम का सारा सेक्शन काम करता है। उसके बाद में जैसे ही आपका S5 जो है, वो 30 माइक्रोसेकंड का मैंने डिले टाइम बताया दोनों के बीच में, तो S4 30 पे जाता है, तो S5 और S3 के बीच में 60 माइक्रोसेकंड्स का टाइम डिले आ गया लगभग, क्योंकि S4 अलग से है, ठीक है। तो जब आपका S3 आता है, तब आपका सस पी रिलीज होता है, ये वाला वोल्टेज आप, ये सिग्नल आपका रिलीज होता है, कहाँ से, आयो से, ठीक है। जब ये आपका वोल्टेज रिलीज होता है, तो ये आपकी S3 वाली पिन पे आता है। तो जब ये S3 पे आता है, तो उससे पहले 1.5 वोल्ट आपकी LDO इन होनी चाहिए, ठीक है ना। LDO इन 1.5 वोल्ट ये यहाँ पे इन होती है, ठीक है। और रेफरेंस वोल्टेज आपकी यहाँ पे जनरेट होती है, कितनी, 1.5 के लिए जो रेफरेंस वोल्टेज क्या है, जो आपको यहाँ पे बनानी है, उसका रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है। इसकी सेटिंग से आपको पता चलता है ये। तो उसके बाद में ये वाली वोल्टेज आपकी यहाँ पर आ रही है, क्यू वाली, ये वोल्टेज मेन वोल्टेज, जिसके लिए LDO इन हो गई आपकी, ये वोल्टेज हो गई। और उसके बाद में जैसे ही आपका ये SISP वाला सस्पेंडेड पावर का डिसेबल होता है यहाँ पे, तो आपकी VTT वोल्टेज यहाँ पे से आउट निकलती है, नॉर्मली है ये, ठीक है ना। VCC सेंस है, ये इंटरनली रिड्यूस होकर वोल्टेज निकल रही है, बाहर इसमें कोई आपका वो कंट्रोलर या वैसा कुछ नहीं बना हुआ, ये नॉर्मली पुल डाउन या डीसी डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी VTT वोल्टेज आपकी यहाँ से रिलीज हो गई। तो ये आपका किस में जाएगा, VTT में, जो आपकी डाटा के लिए जो आपकी टर्मिनेशन वोल्टेज होती है, ये हाफ बनती है। हाफ क्यों बनती है, क्योंकि ये डबल डाटा रेट है, ठीक है ना। DDR में वैसे तो जनरली पहले वाले में भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो डबल डाटा रेट में इसका एक बहुत मोस्ट बेनिफिट हमें क्या मिलता है, कि आप सिंगल पॉइंट पे डबल डाटा को स्टेप डाउन और स्टेप अप करके रख सकते हो, ठीक है ना। तो जब आप 1.5 वोल्ट के ऊपर हाफ वोल्टेज पे डाटा बनता है, यानी कि वन हाई और लो 7.5 के हिसाब से बनता है, और दूसरा हाई जब जाता है तो वो और 7.5 के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। जनरली ये डबल डाटा रेट में इस तरीके से यूज किया जाता है इसको मॉड्यूलेशन के लिए। तो वो आपके लो और हाई पैटर्न को अच्छे तरीके से उसके अंदर आना फिट बैठ पाए, इस वजह से उस रेट उस पे लो वोल्टेज पे उसकी हाफ वोल्टेज को
कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा एक ये, और दूसरा है हमारा ये सस्पी से ही बन रहा है नॉर्मली। ठीक है, अभी जितने भी हमारी सस्पेंडेड सस्पी सिग्नल से बनने वाली सप्लाई हैं वो सारी अभी जनरेट होंगी। ठीक है, और उसमें कैसे कैसे, यहाँ पे जो हमारी मॉसफेट्स के हाई साइड में और लो साइड में तो नॉर्मली ग्राउंड है, तो हाई साइड में जो भी 19 वोल्ट होती है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी 1.5 वोल्ट जीपीयू के लिए बन रही है, जीपीयू रैम के लिए, ये वीजीए के लिए बन रही है। ठीक है, ये जो ये उसकी ग्राफिक्स की रैम की सप्लाई हम बोल सकते हैं इसको, कि ये वो शायद वही बन रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये भी आपकी किससे बन रही है, ये भी आपकी सस्पेंडेड पी से ही बन रही है। ये अनेबल पॉइंट है। नॉर्मली क्या है आपका इनपुट वोल्टेज और सिग्नल्स फीडबैक और आपका अनेबल सिग्नल। तो नॉर्मली इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ये सिंपल एक वर्किंग स्टेप डाउन डीसी डीसी कन्वर्टर है। तो ये हमारा सस्पी है। ठीक है, अभी हमारा मेन क्या है कि हमें आपका देखना है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जो हमारी सस्पेंडेड सप्लाई हैं वो हमारी यहाँ से जनरेट होती हैं। ये एक 1.8 वोल्ट भी हमारी जनरेट है। ठीक है, ये किससे बन रही है, ये भी सस्पेंडेड से ही है। मतलब कि अभी सस्पी जो सिग्नल है, ये सिग्नल सारी सस्पेंडेड सप्लाईज को जनरेट कर देगा। कौन कौन सी होती है जनरली, जनरली होती हैं आपकी एक तो 1.5 वोल्ट वीएस जो कि आपकी प्रोसेसर के अंदर जाती है। ठीक है ना, नहीं तो कई बार क्या होता है रैम से ही डायरेक्ट, अभी 3542 में तो जो रैम में जा रही है उसी सप्लाई को डायरेक्ट आगे कर दिया, बीच में मॉसफेट ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो कईयों में अभी 3521 में शायद मॉसफेट लगा हुआ है बीच में एक। ठीक है, उसके थ्रू आपकी 1.5 वोल्ट वीएस फिर किस में जाती है, उसके अंदर प्रोसेसर के अंदर जाती है, रैम सेक्शन, प्रोसेसर के रैम सेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि प्रोसेसर का जो रैम सेक्शन है वो रैम सेक्शन से जो मेन रैम जो है उसके साथ में कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड तो बहुत हाई है। तो पर्टिकुलर एक सेक्शन अलग से प्रोसेसर के अंदर डिजाइन होता है जो कि रैम के साथ में कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारी ऑलवेज है। सस्पेंडेड का हमारा कहाँ है, वीएस सप्लाईज का चार्ट होगा हमारा पूरा, नीचे होगा शायद। इसमें देख लो, ये ज्यादा सिस्टम्स के अंदर दिया होता है। पावर फ्लो के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जानना चाहते हो कि पावर ऑन सीक्वेंस किसका कैसा होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी सेम चिपसेट, जो चिपसेट इसमें यूज हो रहा है, ठीक है, उसी सेम चिपसेट में किसी और सिमेटिक्स के अंदर में सेम पावर प्लान दिया होगा, सेम पावर ऑन सीक्वेंस दिया होगा, तो उसके साथ में आपको उस चिपसेट का मैच करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको मेन मेन पॉइंट आपको पता चल जाएंगे कि ये किस तरीके से यूज करते हैं। तो जैसे अभी आपने कोई लेटेस्ट सिमेटिक उठाया, ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले पता करना है कि उस चिपसेट के साथ में पर्टिकुलर एसर, जैसे मान लो मैं एसर का कोई E1 वाला, अभी आज की डेट में E1 सीरीज के बहुत लैपटॉप आ रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर मुझे जानना है। तो मुझे पता होना चाहिए, तो मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एसर के अंदर उस चिपसेट के साथ में पहला मॉडल कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका सिमेटिक कहाँ पे मिल सकता है, या उससे आगे पीछे एक दो मॉडल का। तो जनरली जब डिजाइन चेंज होता है या डिजाइन में कुछ फेर बदल करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन अपग्रेड वालों के अंदर तो रिटर्न में दी होती है, लेकिन अगर आप ऐसा ब्लॉक डायग्राम ढूंढना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको उसके जो स्टार्टिंग वाले जो आपके सिमेटिक्स हैं उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डिटेल्स होती हैं। उसके बाद में फिर आप पर्टिकुलर अपने जो आ रहे हैं ना, उनके अंदर इस तरीके के आपको ये चार्ट मिलेंगे, वर्जन चेंज लिस्ट। ठीक है, तो उस सिमेटिक के हिसाब से आप इसके सिमेटिक को आप जज कर सकते हो कि उस टाइम पे क्या था और अभी इन्होंने उसमें क्या चेंज कर दिया। तो पर्टिकुलर आप उस टाइम के लॉजिक का पता चल जाएगा जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखो सस ऑन हमारा सिर्फ रैम की सप्लाई के लिए, ठीक है ना, यूज हो रहा है। ये एक सस ऑन और कहीं है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो सप्लाई के लिए, रैम की के लिए, ठीक है, और ये सीआईपी के लिए, नहीं सीआईपी के लिए यूज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 1.8 वोल्ट के लिए यूज हो रहा है।
ठीक है ना, ये पर्टिकुलर आईसी के लिए दिखाया हुआ। और दूसरा क्या होता है कि जो मॉसफेट ऑलवेज से 3 वोल्ट वीएस जो हमारी ड्राइव होगी उसके लिए भी यूज किया होगा। तो ये देखना पड़ेगा कहाँ पर है मॉसफेट्स। तो ऊपर ही कहीं है क्या? अभी आगे का लॉजिक सिंपल है कि आपके पर्टिकुलर सिग्नल्स निकलेंगे और वो उस तरीके से उसको ड्राइव करता जाएगा बस। ठीक है, ये हमारे वीएस का लॉजिक है। देखो यहाँ पर जो हमें दिखा रखा है, जब हमारा पावर अनेबल आया था तो वो हमारा पीसीएच बना था ऑलवेज से, ठीक है ना, इस सिग्नल की वजह से जो मैंने सेकंड स्लाइड आपको दिखाया था। ठीक है, उसी के बाद में जब हमारा सस्पी आया, देखो अभी यहाँ पे हैश नहीं है, हैश गायब हो गया। ठीक है, जो हैश वाले सिग्नल वो डायरेक्ट आईसी पे स्ट्राइक हो रहे हैं और जो मॉसफेट पे हैं ड्राइव करने वाले वो हैश नहीं है, यानी कि जो आपने हैश सिग्नल को विदाउट हैश में पहले कन्वर्ट किया। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मॉसफेट इन्होंने लगाया हुआ है कि सस्पी आएगा तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा, डिसेबल, जब ये डिसेबल हो जाएगा तो ये भी डिसेबल हो जाएगा, ये अनेबल होगा तो ये भी अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी ये क्या है, सस्पी को हमें यहाँ पे इन्होंने डिसेबल करना है। तो जैसे ये डिसेबल हुआ यानी यहाँ पे 3 वोल्ट आई तो ये क्या एन चैनल मॉसफेट, ये सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। तो आप सब लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि जो इस चीज को, मैं सिर्फ एक लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, एसपी हैश आपका आया 3 वोल्ट का, तो यहाँ पे क्या ये डिसेबल हो गया लॉजिकली, ये क्या है, ये डिसेबल हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आया तो वोल्ट क्या हो गया, यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। अगर ये सिग्नल नहीं आता है तो ये क्या होता है, 5 वोल्ट से इसको पावर मिल रही होती है। ठीक है, क्योंकि ये ड्रेन टू सोर्स तो स्विच नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये हाई रहता है। जैसे ही ये वोल्टेज डिसेबल होती है यानी कि ये सिग्नल डिसेबल होता है लॉजिकली, तो यहाँ पे 3 वोल्ट अवेलेबल होती है। तो जैसे ही आपकी 3 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल होती है तो ड्रेन टू सोर्स आपका क्या कनेक्ट हो जाता है, तो ग्राउंड पे ये वोल्टेज शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाती है 0। तो जब ये वोल्टेज 0 होती है ये सस्पी वाली, तो यहाँ पर लॉजिक क्या होता है कि ये डिसेबल हो जाता है फिर। ठीक है ना, जैसे ये डिसेबल होता है तो बी प्लस बायोस वाली जो हमारी सप्लाई है, ये कौन सी सप्लाई है, जो 19 वोल्ट से आपकी ड्राइव, ये देखो इसमें एक लॉजिक है कि ये कभी कभी यहाँ पर आपका 15 वोल्ट ऑलवेज यूज की जाती है, कभी कभी ये V प्लस बायोस यूज किया जाता है, यानी ये वो 19 वोल्ट एक सिंपल मॉसफेट के थ्रू क्रॉस करके देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अगर आपको ये वोल्टेज नहीं मिले तो मैं तो सिंपल करता हूँ कि 19 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस लॉजिक लाइन में, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिस्टम आपके डिस्कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना, या तो आप इस लॉजिक को हटा दो, नहीं तो इस रेजिस्टेंस को हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि जब आप यहाँ पे कुछ सप्लाई देते हो तो उसका कुछ रिवर्स इफेक्ट कहीं नहीं होना चाहिए, तो आप इस लॉजिक को हटाना पड़ेगा आपको, इन वाले दो मॉसफेटों को। ठीक है ना, ये जेड QZ9 है, QZ2, तो ये इन लॉजिक को आप हटाओगे तो आप यहाँ पे 19 वोल्ट दो तो चलेगा। ठीक है ना, नहीं तो आप सिंपल, अगर ये लॉजिक नहीं हटाना चाहते हो और ये वोल्टेज नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये तब जब ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है ना, अगर आपका ये वर्क कर रहा है ये वाला सिस्टम, तो यहाँ पे आप एक सिंपल डायोड के थ्रू 19 वोल्ट दे दो यहाँ पे, ताकि उस 19 वोल्ट का रिवर्स इफेक्ट नहीं पड़े। तो एक डायोड के थ्रू आप देंगे तो यहाँ पे 16-17 वोल्ट मिलते हैं, तो भी ये लॉजिक वर्क करता है। ठीक है ना, तो ये छोटा सा एक ट्रिक है हमारा कि जिसके थ्रू हम जनरली काम, बहुत बार होता है कि ये वाली सप्लाई वर्क नहीं करती है। अभी ये सप्लाई कहाँ से आ रही है देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा रहेगा एक्सक्लूसिव। ये है ना, आप देखेंगे तो जितने भी आपके प्रोबुक सीरीज है ना, उनके अंदर इस सप्लाई से रिलेटेड बहुत फॉल्ट आता है। एचपी के ये वाला सिस्टम होता है, एक मॉसफेट होता है V प्लस के यहाँ पर 19 वोल्ट जो आपकी सेकंड मॉसफेट के बाद आ रही है, तो ये आपका सिस्टम है। ये पावर ओके, आपका पावर ओके कहाँ से आ रहा है, ये इस आना चाहिए आपका 3 वोल्ट या 5 वोल्ट या कहीं से आना चाहिए, देखो कहाँ से आ रहा है। ये नहीं आएगा तो आपका ये 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट पावर ओके, यानी कि जब तक आपका 3 वोल्ट और ऑलवेज और ये वाली सप्लाई नहीं बन रही है, ये पावर ओके रिलीज नहीं होगा, तो ये पावर ओके वहां नहीं जाएगा और वो आपकी 19 वोल्ट रिलीज नहीं होगी। तो उस केस में ना आपका क्या होता है कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट भी खराब हो सकता है। बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रही होती है लेकिन पावर ओके नहीं आता है,
ठीक है ना। और ये वाला केस किसके साथ में होता है, अभी वहां पे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये वाली जो लाइन होती है पावर ओके वाली, ये रिज्यूम रीसेट के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, वहां उस केसेस में पावर ओके नहीं आता है। ठीक है ना, तो आपको सिंपल आईसी के ऊपर वर्क नहीं करना है, अभी आपको सस्पेंडेड सप्लाईज को भी चेक करना है चिपसेट की। अभी मेरे ख्याल से अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, CQ40 का मेरे ख्याल से होता है, उसके अंदर पावर ओके आपकी जुड़ी होती है। 1 मिनट रुको, देख लेते हैं एक बार, इसमें मजा आएगा। 4101 नेट से ही निकाल लेता हूँ, जल्दी निकलेगा। 4101P। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर। सर, प्रोबुक 4420 का दिखाइए नहीं सर, मेरे को ये फॉल्ट उसमें मिला है। 4420 आता है ना प्रोबुक HP। 4420 ना, क्या है पूरा नंबर बताओ सर मेरे को, उसका वो बताओ, लॉजिक वाला मदरबोर्ड का नंबर। बोर्ड का नंबर तो ठीक है, आप जाने दीजिए, उसमें एक हाँ प्रॉब्लम मैं ये है। देखा, हाँ उसमें उसका और इसका लॉजिक सेम ही होगा। और ये ज्यादातर आईसी कौन सी यूज करते हैं, 51125। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ठीक है ना, उस आईसी के साथ में ये लॉजिक मिलता है कि उसका पावर ओके आपके रिज्यूम रीसेट के साथ में जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, 1 मिनट रुको, मैं इसको जरा शोइंग फोल्डर, ठीक है दिखा ये। अभी हम 51125 पे जाते हैं। अभी ये देखो, ये लॉजिक है, देखो पावर गुड निकला 23 नंबर से। ये पावर गुड किससे जुड़ा हुआ है, ईसी रीसेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना डीप स्लीप मोड नहीं होता है। ये हमारे कौन सी सीरीज है, ये कौन सा वर्जन है ये हमारा, कोर टू डू है, डूल कोर, हाँ 9, ICH9 है। ठीक है ना, तो इसमें ना डीप स्लीप मोड नहीं होता है। तो डीप स्लीप मोड आपका कब से यूज हुआ है, जो डी पावर ओके जो आता है वो हमारा सेकंड जनरेशन से है, वो फर्स्ट जनरेशन में भी नहीं है। ठीक है ना, तो वो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जनरेशन कौन सा चेक कर रहे हो, तो उस हिसाब से वो लॉजिक भी चेंज हो जाता है। अभी ये देखो इसी रीसेट, अभी ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे, रिज्यूम रीसेट ये जो आपका आ रहा है, और ये इसी के साथ में जा रहा है, ये इसी पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। यानी कि सबसे पहले तो आपका पावर गुड 3 वोल्ट ऑलवेज बननी चाहिए, उसके बाद पावर गुड बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसके सस्पेंडेड के लॉजिक चेक होंगे, उसके बाद में ये हाई होगा। ठीक है ना, तो आपको पहले वो सस्पेंडेड वाला भी चेक करना। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज है, तो अभी आपको सस्पेंडेड कहाँ चला गया आपका, साउथ ब्रिज में। ठीक है ना, तो अभी वो सस्पेंडेड सप्लाई आपको साउथ ब्रिज में चेक करनी है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, देखो यहाँ पे लॉजिक है। अभी लॉजिक अभी जो मैंने बताया वो लॉजिक बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में वो डीप स्लीप मोड वाला भी नहीं मिलेगा आपको, उसमें सस्पेंडेड वाला मिलेगा, उसमें आपको, उसमें सस्पेंडेड स्टेट यूज किया हुआ है उन्होंने। ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन, तो वो उसमें आपको डीप स्लीप मोड से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी इसकी। कहाँ चला गया वो, कौन सा पेज था, VS, हाँ ये। ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे ही आपका लो होगा ना सस्पेंडेड, यही बता रहे थे हम। ठीक है ना, सस्पी वाला आपका जैसे ही लो, ये डिसेबल हुआ, ये आपका लो हो जाएगा, ये हाई होना चाहिए। देखो इसमें हैश नहीं है, लो हो गया यानी कि ये डिसेबल हो गया। तो सस्पेंडेड स्टेट डिसेबल हुआ, ये सस्पेंडेड सिग्नल अगर ये पावर वाला डिसेबल हुआ, तो क्या होगा, ये जो आपकी ड्रेन टू सोर्स यहाँ पे शॉर्टिंग होती है, ये 19 वोल्ट इधर आया, रेजिस्टेंस के बाद 56K की रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब ये चीज ग्राउंड होती है तो यहाँ वोल्टेज पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्लो ऑफ करंट यहाँ से अपना जाने लगेगा बस। ठीक है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे उसकी टॉलरेंस के लिए, उसके लोड के लिए। ठीक है, तो ये आपका जैसे ही आपका ये डिसेबल होता है, ये शॉर्टिंग हटती है, आपकी ड्रेन टू सोर्स जो कनेक्टिविटी होती है वो डिस्कनेक्ट होती है, तो उससे क्या होता है, ये वाली हाई वोल्टेज आपके इस चैनल पे मिलती है, और ये ऑलवेज टू VS आपका ड्राइव होता है। ठीक है ना,
तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये हमारे जो हमारा सस्पेंडेड स्टेट जो है उसकी सप्लाई सारी एक्टिवेट हो जाती है। तो जब आपकी सस्पेंडेड स्टेट की सारी सप्लाईज एक्टिवेट हो जाती हैं, कौन कौन सी, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट वीएस, 5 वोल्ट वीएस, 1.5 वोल्ट वीएस, ठीक है ना, जो आपकी प्रोसेसर में अगर वो लगा हुआ है तो क्या, मॉसफेट लगा हुआ है तो, ठीक है ना, और 1.8 वोल्ट या 8 वोल्ट वीएस, दोनों में से कोई भी वो यूज करते हैं, कई बार रन में, कई बार है ना वो रन कर देते हैं उसको और 1.8 को सिंपली इसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 वोल्टेज आपको चेक करनी होती है, जैसे 1.5 टू 1.5 वीएस, ये भी सेम है, सस्पी से ही देखो एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, मॉसफेट वाली है। और दूसरा इनके लिए ये आपका क्या होता है, एक ये लो वोल्टेज वाला ये फंडा होता है कि इसमें अगर आपका कनेक्टिविटी होती है तो यहाँ पे हाई एम्पियर कंजप्शन होने लग जाती है, तो वो क्या करता है कि वो बोलता है इसमें हाई एम्पियर कंजप्शन हो रही है, तो वो उसको वहां पे से शट डाउन कर देता है सप्लाई को। तो ये प्रोटेक्शन एक तरीके से आप लगा सकते हो कि उसी इन्हीं सप्लाईज के लिए प्रोटेक्शन है, या क्या कहते हैं उनको हम, कुछ एक सर्किट के अंदर जो हमारे जरूरी होते हैं फंडे उसके लिए होता है। तो ये हमारी जब सप्लाई जनरेट होती है तो ये हमारी कहाँ जाएंगी, पीसी के अंदर, वो पीसीएच के अंदर कहाँ कहाँ जाती है, देखो एलसीडी के अंदर जाएगी, एक तो 3 वोल्ट 1.8 वोल्ट एलवीडीएस वाले सेक्शन के लिए जाएगी पावर, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे से हम पीसीएच में देख, अभी यहाँ से आने के बाद में अभी पीसीएच जब तक फुल्ली उसका सस्पेंडेड स्टेट आपका एक्टिवेट नहीं होगा ना, तब तक आपकी 1.5 वोल्ट जनरेट नहीं होगी, 1.05 वोल्ट। अभी देखो इसमें 1.05 वोल्ट कैसे जनरेट हो रही है, हमें पीसीएच देखना है, हाँ ठीक है। जैसे ये 1.05 वोल्ट कोर वोल्टेज हमारी जो जनरेट होगी वो कैसे होगी, उससे पहले आपकी वीएस वाली सप्लाई ये सारी एक्टिवेट होनी चाहिए। देखो क्लॉक के लिए यहाँ पर आ रही है आपकी ये वीएस वाली, ये सप्लाई यहाँ पर एक्टिव, इसमें ज्यादा ज्यादा नहीं है, कुछ एक सप्लाई है जो वीएस से कनेक्टेड है, एक ये वाली वीएस आपकी यहाँ से कनेक्टेड होनी चाहिए पीसीआई वाली, ठीक है ना, ये पीसीआई के लिए, पीसीआई सेक्शन के लिए ये वाली आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है। साटा में आपकी 1.5 ही आती है, शायद 1.5 है, ठीक है ना। और एलवीडीएस और उनके लिए आपकी मेनली ये दोनों चीजें यूज होती हैं, ये वीएस ये आपकी मॉस सीमॉस के लिए है, एक आपका एक और होगा एसपीआई के लिए, तो वीएस नहीं होगी क्योंकि इसमें आपका पीसीएच से यूज हो रही है। तो अगर आपकी रोम की एसपीआई जो है आपकी, जो आपकी एचएम की जो बायोस होती है उसकी सप्लाई किससे कनेक्टेड है, उसी के साथ में आपका ये इंटरनल सेक्शन की एसपीआई वाली सप्लाई उसी से कनेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि अगर वीएस से आपकी पीसीएच की रोम को सप्लाई मिल रही है तो यहाँ पर आपकी ये रेजिस्टेंस लगी होनी चाहिए, यानी कि ये सप्लाई से आपको पावर मिलनी चाहिए एसपीआई को, ठीक है ना। उससे पहले नहीं, उससे पहले मिलनी नहीं चाहिए क्योंकि जनरली नहीं तो वो हैवी ड्रेनिंग होने लग जाता है उसमें, ठीक है। और दूसरा एलवीडीएस सेक्शन पे देखो, सीआरटी सेक्शन पे ये आपकी वीएस वाली सप्लाई आती है यहाँ पे, ठीक है, 1.8 वोल्ट वीएस सेक्शन, ये आपका वीएस सस्पेंडेड स्टेट में आपकी ये सेक्शन में एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, अभी यहाँ से आने के बाद में आपका पावर मैनेजमेंट का सेक्शन वाइज एक्टिवेशन चालू हो जाता है, ठीक है। उसमें अभी वो क्या करेगा कि आपके सेक्शंस को टारगेट करेगा कि पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन सी सप्लाई आपकी एक्टिवेट हुई है कि नहीं हुई है। और जब तक आपकी 1.05 वोल्ट नहीं बनेगी तब तक आपकी पीसीएच पावर ओके नहीं जनरेट होगी या ए पावर ओके नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी एक एएसडब्ल्यू सेक्शन होता है, ये एक्टिव स्टेट देखो, ठीक है ना, एक्टिव स्टेट की सप्लाई होती है। एएसडब्ल्यू कहाँ गया, अभी आया तो था, ये वाली क्या है आपकी 1.05 वोल्ट से आपकी ये जनरेट हो रही है। तो जब तक आपकी ये सप्लाई इस पे नहीं आएगी तब तक आपकी वो पावर ओके और एएसडब्ल्यू वाली जो हम देख रहे थे वो दोनों आपकी एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो हाई नहीं होगा। जैसे हमारा रिज्यूम रीसेट का था, देखो ए पावर ओके और पी पावर ओके, पावर ओके किसका इंडिकेटर है कि जब आपकी वी कोर मतलब चिपसेट की जो मेन सप्लाई है, चिपसेट की जो वी कोर सप्लाई है वो एक्टिवेट नहीं होगी तब तक वो पावर ओके नहीं आएगा। जब तक आपकी एक्टिव स्लीप की सप्लाई ओके नहीं होगी तब तक ये पावर ओके नहीं आएगा। यानी कि सबसे पहले तो एक्टिव की सप्लाई एक्टिव होगी
और फिर पावर की सप्लाई एक्टिव होगी। तो इन दोनों के आउटपुट तब निकलेंगे हमारे पास से, तो ये पीसीएच पावर ओके तब वो उसको इंडिकेट करेगा, जब तक कि इन दोनों की सप्लाई आपकी एक्टिवेट नहीं है। ये दो अलग अलग सेक्शन। एक्टिव स्टेट में यानी जब हमारा स्टेट डीप स्लीप मोड से बाहर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ के लिए इसमें इन्होंने SLPA सिग्नल यूज नहीं किया है। जनरली अगर ये सिग्नल यूज होता है तो ये इंडिकेटर होता है कि आप, क्योंकि ये दोनों एक साथ कनेक्टेड है, वहां पे भी सप्लाई आपकी कोर से ही दी हुई है। तो जब ये कोर से सप्लाई इसकी कनेक्टेड है तो ये आपका ये सिग्नल आपका यूज नहीं किया हुआ है एक्टिव वाला, एक्टिव स्लीप मोड का, नहीं तो ये आपका डिसेबल काउंट होता है। ये मतलब आपका डिसेबल है, यानी कि वही आपका एक्टिव स्लीप मोड जो है वो वर्किंग प्रोसेस में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका ये लो हो जाता है अनेबल के टाइम पे, तो ये आपके लो से आपको पता चल जाता है कि ये आपका वर्किंग प्रोसेस में आ गया है, ठीक है। और दूसरा एक होता है आपका ये बैटरी लो का सिग्नल होता है, ठीक है। जब आपका VS सप्लाई के बाद में जब आपका एक्टिव ये पावर ओके तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका बैटरी ओके ना हो, या फिर ये कई बार क्या होता है कि इस सिग्नल को ये ड्राइव करते हैं कि जब तक आपका ये पावर बटन के साथ में इस लॉजिक को जोड़ा हुआ होता है कि अगर बैटरी लो है, ठीक है ना, अगर बैटरी लो है तो सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो इसको बाय डिफॉल्ट ये क्या करके रखते हैं कि ये हाई करके ही रखते हैं। तो बैटरी लो को इन्होंने कहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, GPIO 72 ये वाला, ये ठीक है। तो इनको इन्होंने PCH वोल्टेज से बाय डिफॉल्ट हाई करके इसे डिसेबल ही कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा बैटरी लो हैश है, तो यानी कि अगर हैश होगा तो वो डिसेबल काउंट होगा, ठीक है ना। इन PCH नो पिनआउट्स, नहीं वो तो आपको क्या करना होगा, शिवराम सर पूछ रहे हैं कि अगर PCH में तो पिन आउट हम नीचे से हमारा होता ही नहीं है, तो हम उसके पिन आउट पे हम कैसे चेक करेंगे। तो आपको ये लॉजिक देखना पड़ेगा सर, ठीक है ना, क्योंकि कई बार होता है कि पॉइंट जैसे ये रजिस्टर मैं बोल रहा हूँ कि इस पे चेक करो, तो आपको ये रेजिस्टेंस पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर इसके बीच में और उसके बीच में से अगर कोई ट्रैक कट गया है तो आप एक एज्यूम कर सकते हो उसको, तो उसको एक श्योर शॉट आप नहीं बोल सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले PCH निकालना ही पड़ेगा अपना, PCH निकाल के और फिर इस रेजिस्टेंस से आप A10 नंबर के साथ में A10 के मैट्रिक्स पे आप इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी आपको। तो ये इस तरीके से वो चेक कर सकते हो, बिना निकाले आप उसके अंदर तो चेक कर ही नहीं सकते। कुछ चीजें होती हैं जिनके पॉइंट आउट हम, जैसे प्रोसेसर में मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि जो अपना ऑनबोर्ड प्रोसेसर है उनके ऊपर हमने ऊपर के पॉइंट मैंने चेक किए थे, उसके ऊपर के यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये आपका डीकपलिंग वोल्टेज एक्टिवेट है कि नहीं है, RTCU इंटरनली एक्टिवेट है कि नहीं है। तो PCH के ऊपर जो पॉइंट है उनके ऊपर से हम एक आध जो पॉइंट है वो वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपका सस्पेंडेड वाली 3.3 वोल्ट हमें मिलती है, ठीक है। तो ऊपर PCH के ऊपर जो कैपेसिटर होता है उसके ऊपर हम ये देख सकते हैं कि हमारा सस्पेंडेड की 3.3 वोल्ट हमारी एक्टिवेट हुई कि नहीं हुई। तो अभी V कोर जब बनेगी ना, उसकी कोर वोल्टेज जो बनेगी चिपसेट की, तो वो काम करेगी, ठीक है। तो लॉजिकली हम वैसे चेक नहीं कर सकते हैं, अभी ये हमारा एक्सपीरियंस या उसके ऊपर है कि हम उसको कैसे फाइंड आउट करके रखें। जैसे मान लीजिए मैंने अभी 3542 के बारे में पता करना है या 3521 के बारे में मुझे पता करना है, ठीक है ना। PCH का कोई ऊपर का कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही है कि उस पर 3 वोल्ट रहती है। शिवराम सर पूछ रहे हैं PCH अपर पिन आउट विद वोल्टेज, तो PCH के ऊपर तो कुछ ज्यादा पॉइंटिंग है ही नहीं है, उसके ऊपर इतने पॉइंट ही नहीं है, एक दो कैपेसिटर लगे होते हैं जिसके ऊपर से हम बात देखते हैं, तो उसके ऊपर 3 वोल्ट आप चेक कर सकते हो बस। वो भी आपकी कौन सी होती है, सस्पेंडेड स्टेट की आपकी सप्लाई के लिए होती है, वो आप चेक कर सकते हो कि आपका सस्पेंडेड स्टेट उस पर एक्टिवेट है कि नहीं है, ठीक है। वो उसके लिए एक कैपेसिटर देखा है मैंने। और उसमें आप दूसरा जो आपका 55 जनरेशन का जो है, 5th जनरेशन का जो आपका फर्स्ट जनरेशन वाला जो है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन वाला जो उसमें 2 कैपेसिटर होते हैं, तो आप एक 1.8 वोल्ट भी आप चेक कर सकते हो उसमें इंटरनली आपका उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो ये लॉजिक है छोटे से जो आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो जैसे आपको कुछ पिन आउट्स का पता करना है या कैसे भी कुछ पता करना है कि कहाँ से कैसे ऊपर से नीचे से हम कहाँ से चेक कर सकते हैं,
तो पर्टिकुलर सेक्शंस को डिसेबल करके उसके हिसाब से आपको वो पिन आउट को फाइंड करना पड़ेगा। ये वो R&D वाले पर्पज है, तो उसको आप कैसे करोगे वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम अगर कुछ मिलता रहेगा तो मैं अपना यूट्यूब चैनल्स पे और उन पे डालता रहता हूँ, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी सारी की सारी, ठीक है। एक बार एक चीज और मैं देखना चाह रहा था यहाँ पे कि जो हमारा ये कौन सा, अच्छा है 5101, ये जो हमारा 1.05 वोल्ट जो है पीसीएच का, ये कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। कोर वोल्टेज जो है हमारी पीसीएच वाली वो कैसे जनरेट हो रही है, नीचे है ये वाली, ठीक है। कॉपी, इसको देखना पड़ेगा कौन से पेज पे है। पावर में ही होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, ये आपकी वीसीसीपी वाली वोल्टेज है जो कि आपकी चिपसेट के लिए ड्राइव हो रही है, ठीक है। ये भी सस्पी से ही ड्राइव हो रही है, ठीक है। जब आपका सस्पेंडेड वोल्टेज वाली ये सप्लाई आएगी तो ये भी आपका जनरेट हो जाएगा, तो आपके उन सेक्शंस को आपको जो पावर मिलेगी तो आपका पावर ओके जनरेट होगा, ठीक है ना। तो इसका पावर गुड कहाँ जा रहा है, अभी यहाँ पे लॉजिक क्या चलेगा, सिग्नल आया, वोल्टेज बनी, उसका पावर गुड कहाँ गया, ठीक है। अभी यहाँ से आप आगे सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। ये देखो, इसका पावर आया इसके अनेबल पे, ठीक है। तो यानी कि जब आपकी चिपसेट की सप्लाई बनी, उसका पावर गुड आया इस आईसी के ऊपर, तो इसने क्या, सर्विस एजेंट की जो आपकी सप्लाई है उसको एक्टिवेट कर दिया। वो जब तक एक्टिवेट नहीं होगी तब तक आपका सर्विस एजेंट वाला सप्लाई एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है ना। वोल्टेज इनपुट है, फीडबैक है, आउटपुट के लिए ये फीडबैक है इसका, और सिंपल आपका अभी इसका एस से पावर गुड, अभी ये एस से अनेबल आया, अभी एस से पावर गुड कहाँ गया, एस से पावर गुड आपका यहाँ पे रिलीज होके आ गया। तो जब आपका एस से पावर गुड आया तो अभी आपका वी आर ऑन रिलीज होना चाहिए, नेक्स्ट, ठीक है ना। तो एस से पावर गुड से क्या पता चला सिस्टम को कि मेरा चिपसेट का सर्विस एजेंट का पावर बन गया, चिपसेट का पावर बन गया, तो अभी मेरे को वी आर ऑन रिलीज करना है। तो ये सब अभी इसमें क्या है, जो लॉजिक पार्ट था ना, वो आपका जो मेन पावर बटन ऑन है, और पावर बटन ऑन के बाद में जो आपका मेन लॉजिक पार्ट है, उसमें आपका आगे सिर्फ आपकी पावर सप्लाईज और क्या रह जाता है, उसके पावर गुड सिग्नल कैसे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। और वी आर ऑन लास्ट में आपका निकल के जाएगा। और दूसरा, जो आपका जब आपकी सस्पेंडेड सप्लाई जो बनती है चिपसेट के अंदर, वही आपके इंटरनली क्लॉक सेक्शन को एक्टिवेट करती है, ठीक है ना। तो चिपसेट के अंदर का भी इंटरनल क्लॉक सेक्शन तभी एक्टिवेट होता है जब आपका 1.05 वोल्ट और ये सस्पेंडेड वाली सस्पी से जो सिग्नल से जो आपकी सप्लाई बनती है, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है अभी आगे इसमें। और पर्टिकुलर अभी क्या होगा, पर्टिकुलर एक पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप एक प्रॉब्लम पे सिंपल आप सेक्शन देख सकते हो। तो ये हमारा क्या था, ये सस्पेंडेड स्टेट तक का ये ऑप्शन था सारा, जो कि हमारा पावर ऑन बटन से चालू होके हमारा सीक्वेंस अब जाता है। तो ये हमारा S3 स्टेट तक हमारा ये कंप्लीट है, यानी कि आपका चिपसेट की 1.05 वोल्ट तक आपका ये जनरेशन कैसे हुआ। अभी इसमें कुछ पूछना है किसी को तो वो पूछ सकता है मेरे से। किसी को कुछ पूछना है? विष्णु जी। हाँ जी सर। कुछ पूछना चाहते हो सर? आपने दो सर, क्लास पीछे के अटेंड नहीं करी अभी तक आपने कोई भी क्लास? जी सर, मेरे को सर पिछली बार तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ। कहाँ गए विष्णु जी को खोलता हूँ। अच्छा, जी तो अभी कुछ समझ में आया आपको, या मैंने वैसे पूरे का पूरा रिवाइव किया है इसमें, और वो मैंने आपको क्या दिए हैं, लॉजिक की जो स्लाइड्स है ना वो भी डाल दिए उस पे। आप हाँ अभी किसी को भी इस
प्रोसेस से रिलेटेड दिक्कत आती है, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आज के बाद आप नहीं पूछोगे या मैं कभी आपको ध्यान नहीं दूंगा। कुछ भी लॉजिक होगा, कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कभी भी पूछ सकते हो मेरे से। उससे क्या है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी भी एजुकेशन बढ़ती है कि कुछ नया पता चलता है। जैसे अभी एसी सेट वाला पूछा था मेरे से, किसने पूछा, दीपक सर ने शायद पूछा था। तो उसमें क्या था कि उसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था उस दिन उनको बताने में, लेकिन अभी उसके लिए फिर अभी उस वाले का जब मैंने डायग्राम बनाया ना, तो वो मेरे को भी क्लियर हुआ उसमें कि एसी इन के साथ में एसी प्रेजेंट कनेक्टेड है, नहीं तो वो एसी इन जो है आपका आईओ में जाएगा और आईओ या ईसी ही उसको रिप्रेजेंट करेगी कि मेरा एसी कनेक्शन कनेक्टेड है। तो वो रिज्यूम रीसेट को ऑटोमेटिक ऑन कर देता है उस केस में। अगर ये इनपुट में, अगर इनपुट आउटपुट पे नहीं निकल रहा है तो दैट्स मीन या तो आपका एसी इन प्रेजेंट नहीं है सही ढंग से प्रॉपर, नहीं तो आपका आईओ खराब है, नहीं तो एचएम खराब है। जी। सिंपल लॉजिक है इसमें, और कुछ भी नहीं है। पूछा था मैंने सर। हाँ हाँ, वो उस दिन मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं यार ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है इसमें, कैसे नहीं आ रहा है। तो वो सर इंटरनली आपका वो लॉजिक में ही प्रॉब्लम होता है सर, आईओ में दिक्कत सर जो होता है, नहीं तो आप सोनी का और जो सर कल बोल रहा था ना सर, MBX 269 का जो फैन लगाते ही बंद होता है, हाँ हाँ हाँ। सर वो तो आज सॉल्व हो गया। आयो खराब था उसका, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। पहले क्या है, आपने बोला कि 3 नंबर पिन में 1 वोल्ट तक आएगा, लेकिन एक अच्छा वाला बोर्ड पकड़ के देखा तो उसमें कुछ वोल्टेज ही नहीं है। अच्छा किसमें, तो कौन से वाले में? MBX 269 का जो कल पूछ रहा था सर अब, नहीं नहीं, वोल्टेज कौन सी पिन पे नहीं आएगा? 3 नंबर पिन में वोल्टेज कुछ नहीं है उसमें, अच्छा अच्छा वाला 3 बोर्ड में। नंबर, अच्छा जो हाँ, ओके बोर्ड था उसके 3 नंबर पिन पे कोई वोल्टेज नहीं है? नहीं है सर। जब पावर लगाएंगे तो वो 3 नंबर पे कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है, जब ऑन करूंगा तो वोल्टेज जनरेट हो रहा है और उसके साथ पल्स भी जा रहा है। तो वो तो मतलब 3 नंबर पिन कौन सी, जो वी सेट वाली जो पिन है, जो नहीं, आयो से, ये था सर भी फैन वाला जो है। जो आउटपुट वाली जो पिन है? हाँ सर, आउटपुट वाली। तो आउटपुट वाली पिन से वो लॉजिक कैसे हुआ, आयो कैसे खराब हुआ उसमें? मतलब कुछ कुछ मिला उससे रिलेटेड, मतलब वो तो आउटपुट था, तो इनपुट पे ये सर होना चाहिए। फैन का जो रोटेशन का जो RPM वाला सिग्नल आयो को जो जाता है ना, हाँ 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 हाँ। अच्छा वो वाला सर अच्छा वाला बोर्ड में मैंने चेक किया, उसमें खाली वोल्टेज कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। ये खराब जो बोर्ड था उसमें चेक किया तो 1 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहा था। तो ओके मैंने ओके डाउट ओके। किया आयो का कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद कुछ हाँ 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 प्रॉब्लम है। हाँ तो आयो को जब मैंने चेंज कर दिया तो वोल्टेज वहां पर कुछ दिखाया नहीं, हाँ जब हाँ। ऑन किया तो फिर वो पल्स जानना शुरू हो गया, अरे वेरी तो गुड काम वेरी हो गुड, गया। चलो बढ़िया है सर, ये तो सही, मतलब कि आपका लॉजिक में अपने पास सिर्फ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास एक आया था ऐसे ही, तो उसमें फैन हाँ खराब, सर। उसमें फैन हाँ खराब हुआ था, उसमें भी यही होता था कि हाँ पल्स धीरे 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 बढ़ के ना एकदम से बंद हो जाता था फैन। सर, वही इसी चक्कर में सर आज 2 बॉडी उठ गया, जो MBX 250 का भी पूछ रहा था आपको सर, हम्म। उसका भी वही हाँ चक्कर है सर। फैन घूमता है, ठीक ठाक घूमता है, ज्यादा हाँ। जब हीट होता है तो वो वाला पल्स धीरे धीरे कम होता है, कभी आता है कब चला जाता है। तो उसको अभी फैन चेंज कर दिया, वो वाला सॉल्व हो गया जो आधा घंटा 15 मिनट में बंद होता था। अच्छा वो फैन से सॉल्व हो गया? हाँ, एक 250 वाला फैन से सॉल्व हो गया। ये टू अच्छा सिक्स अच्छा। नाइन वाला जो फैन लगाते ही बंद होता था, ऑन नहीं हाँ हो रहा वो था, आया था वो सर। सर आज। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है सर, दो मतलब एक ही फॉल्ट में दो दो कंडीशन, कुछ भी हो सकता है। चलो बढ़िया है, ठीक है सर। और कुछ मुझसे कुछ पूछना है तो, और अभी क्या है कि इसके ऊपर स्टडी कर लो, ठीक है ना? तो अभी मैं कुछ हाँ ट्यूटोरियल सर। आपको भी अभी आपको टेलीग्राम पे कुछ ट्यूटोरियल बना के डालूंगा मैं, ठीक है ना? दिसंबर तक, आपके 10 दिसंबर तक आपको कुछ और ट्यूटोरियल बना के डालता रहूंगा। उसके बाद मैं ये ग्रुप चेंज कर दूंगा सर, फिर आप सब इस जो नेक्स्ट बैच में होंगे वो इस ग्रुप में रहेंगे और बाकी सब फिर आउट हो जाएंगे सर, ठीक है ना? तो कोई बुरा बुरा मत मानना कि येशन सर ने क्यों निकाल दिया या ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्टूडेंट वाला बैच है तो उस वजह से है वो, ठीक है ना? जी जी। ठीक ठीक है सर, ना? ठीक। तो हाँ, तो 10 तारीख तक आप हो इसमें, तो जो नए पार्टिसिपेंट आएंगे हो सकता है फर्स्ट क्लास भी आपको उसमें मिलेगी, तो अपन फिर देखेंगे सर, ठीक है ना सर? आज सर मेरे एक क्वेश्चन था। हम्म। आज सर जो मेरे आप पिछली क्लास मिस हुई है, तो वो मुझे हम्म। फिर से आप रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे सर? हाँ मैं बीच में एक दिन किसी दिन ये सब कर दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑनलाइन उसमें स्टोर अभी भी ये क्लाउड पे ये वाला स्टोर हो रहा है, तो मैं एक दिन बीच में ना 4 घंटे का एक टाइम निकाल के ना, वो 12 घंटे के लिए 6 घंटे की मेरे ख्याल से चलेगी,
जी। तो एक बार ऑन कर दूंगा आपको मैं, तो आप लॉग इन करके यहीं पे इसी क्लास में ऐसे ही लॉग इन करके आप चेक कर देख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे बाकी जो आज जो मैंने बताया ना वो सारा ठीक है सर, सारांश है चलेगा। सर। तो सर आप ये मुझे क्या चीज? विष्णु जी कुछ कह रहे हो? शिवराम सर ने पूछा है कि फैन कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे है पार्टिसिपेंट, कहाँ है मैसेज? हाउ टू चेक फैन सप्लाई ओके और नॉट। ठीक है, चलो इस पे भी एक थोड़ी देर ले लेते हैं। फैन, ठीक है, ये हमारा फैन कंट्रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो कि फैन का इनपुट क्या है, जो हमारी फैन की जो अनेबल है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा आईओ से। ठीक है, और फीडबैक भी आईओ को जा रहा है, लेकिन वो दूसरा था, इसमें कहाँ से जा रहा है, फैन स्पीड ये भी जा रहा है, और इनपुट जो वी सेट है वो हमारा आईओ से आता है। ठीक है, तो जो हमारा लॉजिक क्या होता है इसमें, हमारा इसमें लॉजिक ये होता है कि जो हमारा थर्मल सेक्शन होता है वो हमारा एसएम बस पे कम्युनिकेशन करता है आईओ के साथ में। तो टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन वो आईओ को प्रोवाइड करता है, और आईओ अपने प्रोग्राम जो ईसी का उसका प्रोग्राम होता है उसके हिसाब से फैन की रोटेशन को कंट्रोल और स्पीड को हाई और लो करता है। ठीक है ना, तो ये कभी कभी क्या होता है, इसमें तो आईओ के थ्रू हो रहा है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है इंडिविजुअल थर्मल सेंसर से डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जैसे 5010 में शायद ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि फैन की जो यहाँ पे वोल्टेज सेट होती है, यहाँ पे हमारी क्या 5 वोल्ट, तो जो हमें आउटपुट मिलेगी ना वो मैक्सिमम 5 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, तो वो 5 वोल्ट जब इस पे मिलती है यहाँ पे, तो हमारा फैन घूमता है, फैन की पावर ये हमारी मिलती है ग्राउंड से। ठीक है, और जब ये ग्राउंड से पावर मिलती है तो ये हमारा फैन घूमता है, और उसके बीच में एक आपका इनपुट सिग्नल होता है जो कि हमारी फैन की स्पीड के आरपीएम को बताता है कि हमारा इस पे जो हमारा इंटरनल जो फैन जो जिस स्पीड पे घूमेगा उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज कम्युनिकेशन होती है, जो कि हमारी आईओ को इन्फॉर्मेशन देती है कि इस फैन का अभी आरपीएम कितना है। तभी वो हमें बता पाता है कि फैन कम घूम रहा है कि ज्यादा घूम रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कहाँ होता है, ये प्रोग्राम आपके ईसी बायोस के अंदर इंटीग्रेट होता है, ये उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है कि आपको कितने बिट पे क्या करना है, ये सीरियल कम्युनिकेशन होता है। तो जनरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना फैन स्पीड पे, तो इसके ऊपर आपको पल्स दिखाई देंगी। तो ये क्या होता है, जब आपका सेंस करता है तो यहाँ पे आपकी वोल्टेज दी जाती है वी सेट के ऊपर, तो इस वोल्टेज के आधार पे ना आपकी इनपुट से आउटपुट की वोल्टेज ड्राइव होती है। ठीक है, और जब वो वोल्टेज ड्राइव होती है तो फैन घूमता है, और फैन की ये बीच में रेफरेंस वोल्टेज आपकी आईओ को जाती है। तो जो आपकी वोल्टेज सेट होती है, जैसा कि जनरली मैंने जो आईसीस के अंदर जो मैंने जो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कि जो आपकी अनेबल वोल्टेज जो सेट होती है उसका 1.5 वोल्ट एक्स्ट्रा, मतलब 1.5 गुना जो होता है, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 वोल्ट सेट है यहाँ पे, तो हमें आउटपुट पे 1.5 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है जितनी वोल्टेज हम वी सेट के ऊपर सेट करके रखते हैं। तो ये वोल्टेज क्या होती है, ये वोल्टेज हमारी आईओ से ड्राइव होती है, जैसे जैसे ये बढ़ती है वैसे वैसे ही आउटपुट की वोल्टेज बढ़ती है और फैन की स्पीड ज्यादा ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज कैसे बढ़ती है, ये पल्स में हमें होती है, लेकिन वोल्टेज हमारी फैन के हिसाब से ही जाती है, 5 वोल्ट पल्स रेट में ही जाता है। तो ये आप डीएसओ से चेक कर सकते हो कि ये पल्स रेट आपका कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। तो अभी जो दीपक जी के साथ में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो ये हो रहा था कि यहाँ पे वोल्टेज आपकी बढ़ती जाती थी और ये आउटपुट बढ़ती जाती थी, और यहाँ पे से आपकी वोल्टेज भी शायद इंक्रीज हो रही थी। तो उससे क्या होता था कि वो एक उसको इंफॉर्मेशन मिलती थी कि अभी ये आरपीएम बहुत ज्यादा घूम रहे हैं या कुछ फंक्शन कुछ ज्यादा होने लग गया, तो इंटरनली वो उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ा के वो उसको बंद कर देता था। लेकिन अगर वो सेंस वाली पिन को डिस्कनेक्ट कर देते थे तो चलता था प्रॉपर, लेकिन उसमें उस केस में आरपीएम की इंफॉर्मेशन शायद अंदर नहीं जाएगी आईओ के पास में। तो इसका लॉजिक सिंपल है कि सबसे पहले तो फैन की पावर आनी चाहिए आपकी वीएस वाली
सस्पेंडेड स्टेट वाली सप्लाई है जो सस्पी से जो अनेबल हो रही है, यानी फैन बाद में ऑन बटन के बाद में ही काम करेगा। ठीक है, तो Vs पे अनेबल वोल्टेज और इन वोल्टेज दोनों एक ही पॉइंट पे दे दी, यानी 5 वोल्ट से ही अनेबल हो जाएगा, 5 वोल्ट से ही इन हो जाएगा। ठीक है, इनपुट वोल्टेज होगी, अनेबल वोल्टेज होगी। अभी हमें फैन घुमाने के लिए आउटपुट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज के लिए हमारा V सेट करके ये पॉइंट है, यानी कि वोल्टेज सेट। तो इस पे जो वोल्टेज हमें आयो से मिलेगी, या आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। अगर आप इसको काट दोगे और यहाँ पे मैनुअली ड्राइव कर दो तो भी ये परमानेंट घूमने लग जाता है। आरपीएम अगर अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम है रीडिंग में तो वो फिर प्रॉब्लम देगा आपको। ठीक है ना, तो जनरली क्या होता है कि इस पे वोल्टेज सेट जो कही होती है उसका 1.5 गुना वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिलता है और फैन उससे घूमता है, और उस फैन से बीच में से एक रेफरेंस वोल्टेज जाती है जो आरपीएम की इंडिकेटर होती है, वो हमें आयो को देती है कि आरपीएम किस हिसाब से फैन के घूम रहे हैं, यानी फैन किस स्पीड से घूम रहा है। जनरली ये क्या होता है, ये एक वोल्टेज होती है जो नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि अंदर फैन होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि एक जैसे कि क्या बताऊं आपको कि बाइंडिंग के आसपास जो आपके मैग्नेट को घुमाते हैं तो वोल्टेज बनती है। जैसे हम मोटर को खाली घुमाते हैं तो अपने हाथ से घुमाते हैं तो वोल्टेज बनती है इनपुट पे। तो सेम जब इस वोल्टेज से फैन घूमता है तो इस पे भी एक वोल्टेज जनरेट होती है उसी की वजह से इंटरनली। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वोल्टेज जनरेट होती है उससे उसको पता चलता है कि फैन कितनी स्पीड से घूम रहा है। ठीक है ना, ये हमारा फैन का सिंपल फंडा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी इस सिग्नल से रिलेटेड और थोड़ा स्टडी कर सकते हो आप। इसमें सिर्फ 2 सिग्नल पे, इनपुट पे आउटपुट सिग्नल डिपेंड है, और फिर इस इनपुट पे ये आउटपुट, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल रहते हैं। अगर ज्यादा घूम रहा है तो वो फिर वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है ना, कि कम ठंडा हो गया तब इसको कम कर दो। और अगर यहाँ पे से फीडबैक कम आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है, तो उसको लगता है कि फैन कम घूम रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलर बढ़ती रहती है, तो वो उस स्पीड पे उसको फीडबैक नहीं मिल पाता। हाँ जी सर। सर हाँ जी सर, पूछिए सर। सर ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग कौन आयो करता है सर, किसके थ्रू से? टेम्परेचर मॉनिटरिंग नहीं करता है ये, अभी देखते हैं। देखो ये कहाँ पे जा रहा है, ये सिग्नल जा कहाँ रहा है। अच्छा, वो आपका खत्म हो गया क्या? आ नहीं रहा है सर। हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अच्छा, वो मैंने बंद कर दिया है। ठीक है सर। एक मिनट, एक मिनट। हेलो हाँ जी सर। सर जी, एक ना मेरे पास एक बोर्ड आया था अभी 3542 13269, तो उसमें ऑन ऑफ स्विच पे एक रजिस्टर लगा हुआ था पुल अप के लिए 3.3 के लिए, तो उसमें वोल्टेज 3.3 था और ऑन ऑफ स्विच पे 2.4 वोल्टेज आ रहा था। कैसे, दोबारा बताओ। एक सर 13269 बोर्ड था। 13269 वो क्या होता है? सीडर? हाँ जी, सीडर जानस वाला, सीडर और जानस वाला हाँ जी, हाँ जी, 3542। हाँ 3542 वाला। हम्म। तो उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है PR2425 PR? ऑन ऑफ स्विच 2425, सॉरी R2425। अच्छा। तो उसके एक तरफ तो 3.3 से पुल अप किया हुआ था उसको, यानी कि ऑन ऑफ स्विच को, तो दूसरी हाँ तरफ हाँ। ऑन ऑफ स्विच पे 2.4 बन रहा था। अच्छा, जैसे इसमें भी, यहाँ पे भी आप सामने पड़ा हुआ है 3.3। हाँ मतलब 2 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए वैसे। जनरली 1.7 वोल्ट से ऊपर रहेगा तो चलेगा वो। अच्छा, वो 2.4 से कोई इशू नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कई बार उसमें कम होता है वोल्टेज, तो वो इंटरनली उसमें क्या होता है कि लोड की वजह से वो हो जाता है वोल्टेज डाउन, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 300 मिली एम्पियर का ही होता है सिर्फ, जो लाइन होता है ना। तो उस वजह से अगर उस पर कहीं पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा हो इंटरनली, या कोई सेक्शन पहले से ही एक्टिवेट हो, या फिर कई बार क्या होता है कि लीड स्विच की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन वो चलता है उससे। कई बार तो 2.4 भी रहता है उन बटन्स के ऊपर ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई इशू नहीं है? तो वो 1.7 वोल्ट से ऊपर रहेगा तो काम करेगा जनरली, या 2.0 से आप ऊपर मान के चलो, 2.0 से अगर ऊपर रहेगी ना वोल्टेज ऑन ऑफ बटन पे, तो वो काम करेगा आपका। उससे ऊपर ही रहना चाहिए। इससे ऊपर नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर।
सो आज की ये क्लास खत्म होती है। अभी नेक्स्ट बैच मेरा दिसंबर से चालू होगा, तो उसके अंदर जिसने पार्टिसिपेट करना हो मैं इंफॉर्मेशन डाल दूंगा उसमें कि कौन कौन से, अभी मैंने टॉपिक्स नहीं निकाले हैं, थोड़ा स्टडी करके उनको मैं निकालता हूँ फिर आपको बताऊंगा। तो अगर किसी को वो सीखना हो तो आप कर सकते हो। आज के लिए ये क्लास यहीं ख़त्म है, तो नेक्स्ट बैच में जो होगा उसके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।